तो पिछली वाली क्लास में वो हो गया ज्वालामुखी के प्रकार। हाँ, ज्वालामुखी प्रकार सारे हो गए थे। उद्गार की अवस्था के आधार पर देख लिया था, उद्गार हो रहा है वैसे देख लिया था, फिर हमने लावा की प्रकृति के आधार पर भी देख लिया था। तो अब हम देख रहे हैं कि ज्वाला इस बार देखेंगे कि इस क्लास में क्या ज्वालामुखी भू आकृतियाँ, मतलब कि क्या है कि ज्वालामुखी भू आकृतियाँ कैसे कहेंगे कि जब जो लावा है या फिर मैग्मा है, मैग्मा क्या है, मैग्मा नीचे से आ रहा है ऊपर, तो मैग्मा नीचे आते आते कहीं पे जम गया, ठीक, या फिर सतह पर ऊपर लावा जो आ गया है वो कहीं किसी प्रकार से जम जाए। तो लावा जो जमना है, लावा या मैग्मा का जमना है, तो उससे जो आकृति बन रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी भू आकृति। ठीक है, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। अब हम इसके प्रकार पढ़ रहे हैं कि ज्वालामुखी भू आकृतियाँ कैसी होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं। तो ज्वालामुखी भू आकृतियाँ समझाई पहले, इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे, यानी कि जब लावा या मैग्मा ठंडा होकर कोई आकृति बना लेता है तो उसको क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी भू आकृतियाँ। इधर आ जाओ एक दो लोग, तो मतलब सब इधर ही बैठोगे। ज्वालामुखी भू आकृतियाँ तो क्या हो गया, मैग्मा और लावा के ठंडे होकर जमने से निर्मित भू आकृतियाँ जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, ज्वालामुखी भू आकृतियाँ। ठीक, अब इसमें देखो ज्वालामुखी भू आकृतियाँ यहाँ पे लिख रखा है कि कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। ठीक है, एक अंतर्वेदी ज्वालामुखी भू आकृतियाँ और बहिर्वेदी ज्वालामुखी भू आकृतियाँ। ठीक, तो अंतर्वेदी का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर भी लिख रखा है देखो, अंतर्वेदी ज्वालामुखी भू आकृतियाँ, और अंतर्वेदी को भी इसको 2 पार्ट में बांटा गया, सुसंगत और असंगत। ठीक, ऐसी बहिर्वेदी में 2 पार्ट में, केंद्रीय नलिका और दरारी। फिर केंद्रीय नलिका को 2 पार्ट में, उत्थित और गर्तमा। ये क्या है, धीरे धीरे हम समझ रहे हैं। तो अंतर्वेदी ज्वालामुखी भू आकृतियाँ हैं वो क्या होती हैं, अंतर्वेदी नाम से एक मतलब क्लियर हो रहा है। देखो हमने क्या कहा अभी कि मैग्मा और लावा के जमने से जो निर्मित भू आकृतियाँ हैं, तो अंतर्वेदी का मतलब क्या होगा कि जो अंदर बनेंगी, यानी कि भूपृष्ठ होगा, जो भूपृष्ठ की सतह होगी, जो अंदर बनेंगी, जो भी आकृति जैसी बनेगी उस आकृति को क्या बोलेंगे, अंतर्वेदी भू आकृति, यानी कि जो भूपृष्ठ के अंदर अंदर बन जाएगी। जैसे ये क्या है, ये भूपृष्ठ है, जैसे ये भूपृष्ठ है, ये वाला, ये ऊपर ऐसे गया है, तो ये भूपृष्ठ के अंदर जो आकृति जितनी बनी हुई हैं दिख रही है जो आप लोगों को, ये सब आकृतियाँ, ये क्या है, लावा के जमने, मैग्मा जो अंदर अंदर जो है, मैग्मा को जम गया होगा, तो मैग्मा जो जम गया है तो उससे आकृति जो बनी है इसको क्या बोलेंगे, इस सबको अंतर्वेदी भू आकृतियाँ बोलेंगे। अब इसमें सुसंगत और असंगत क्या होती है वो समझ लेते हैं पहले। जैसे कि देखो, अगर चट्टान ऐसे है, चट्टान कोई ऐसे पड़ी है, चट्टान के जो चट्टान एक दूसरे ऊपर है उनका संस्तर कैसा है कि चट्टान एक ऐसी चट्टान है, एक दूसरी चट्टान ऐसी चट्टान है। ठीक, तो जब ये चट्टान ऐसे है, थोड़ा सा मैं बड़ा करके बना दूँ, अगर पहले अंतर्वेदी समझ में आया कि अंतर्वेदी क्या है, जो भूपृष्ठ के अंदर लावा मैग्मा के जमने से बनेगा। देखो चट्टान अगर ऐसे पड़ी हुई है, एक चट्टान, और एक चट्टान ऐसे एक दूसरे के ऊपर चट्टान ऐसे बिछी हुई है, ये थोड़ा जूम करके बना दिया, मतलब चट्टान एक दूसरे के ऊपर ऐसे बिछी है, लेकिन उनके बीच थोड़ा बहुत तो गैप होगा, तो वो थोड़ा गैप, मान लीजिए इतना गैप दिख रहा है, इनके बीच में ऐसे आके लावा भर जाएगा, ऐसे लावा इसमें भर जाएगा, जो चट्टान के बीच में, चट्टान का संस्तर है, अगर चट्टान के बीच में ऐसे लावा भर जाए, या मान लो चट्टान ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, तब इसमें बीच में लावा आ जाए, या ऐसे है, मतलब जहाँ चट्टान के बीच में जहाँ जगह है अपने आप, उसमें आके अगर ऐसे लावा भर जाए, यानी कि यहाँ भर जाए इसमें या यहाँ भर जाए, तो वो क्या है, उसको क्या बोलेंगे, सुसंगत अंतर्वेदी ज्वालामुखी भू आकृति। मतलब क्या, चट्टान मतलब अंदर अंदर जो भूपृष्ठ में ऐसे ऐसे कर भूपृष्ठ में क्या है, जहाँ पर चट्टानों के बीच में जगह है, उसी जगह के बीच में भर के लावा ठंडा हो जाए, मैग्मा ठंडा हो जाए, तो जो ठंडा हो जाएगा उसको बोलेंगे सुसंगत। और असंगत कैसे, कि मान लिया अगर चट्टान ऐसे बिछी हुई है, ठीक, ऐसे बीच में जगह ऐसी थी, लेकिन लावा ऐसे जाके जम रहा है, तो ये हो गया असंगत। ठीक, और अगर लावा मान ऐसे कैसे किसी प्रकार से चट्टान ऐसे बिछी हुई है, तो लावा ऐसे जाके जम जा रहा है सीधे सीधा, तो ये असंगत सुसंगत समझ में आया कि असंगत और सुसंगत में क्या हो गया, जब चट्टानी जो संस्तर है, मतलब जब मैग्मा चट्टान की जो बीच में गैप है, चट्टान की जो गैप बीच में छूटे उसे चट्टानी संस्तर बोलते हैं, चट्टानी संस्तर के हिसाब से, चट्टानी संस्तर की दिशा में ही भर जाए, तब तो क्या बोलेंगे, सुसंगत बोलेंगे। और जब मैग्मा चट्टानी संस्तर की जो दिशा है उसकी विपरीत है, उसकी इधर उधर जाके जमे, तब क्या बोलेंगे उसे, असंगत। और ये तो समझ में आया कि अंतर्वेदी ज्वालामुखी वो आकृति क्या है कि जो भूपृष्ठ के अंदर अच्छा, अंतर्वेदी भू आकृति क्या है, जो भूपृष्ठ के अंदर, मतलब मैग्मा अंदर ही जम जा रहा है, तो अब अंतर्वेदी भू आकृति को समझ रहे हैं। उसके बाद बहिर्वेदी देखेंगे, पहले अंतर्वेदी हेडिंग डाल के, तो अंतर्वेदी में क्या परिभाषा लिख लोगे बाद में कि अंतर्वेदी भू आकृति, ज्वालामुखी भू आकृति वह आकृति होती है, मतलब जब मैग्मा ठंडा होकर भूपृष्ठ के नीचे ही जम जाए। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे,
अंतर्वेदी ज्वालामुखी भूआकृतियाँ। और ज्वालामुखी भूआकृतियाँ क्या होती हैं? जब लावा या मैग्मा के ठंडे होकर जमने से निर्मित भूआकृतियाँ जो होती हैं वो ज्वालामुखी भूआकृतियाँ कहलाती हैं। ठीक, तो लावा क्या होगा? जब ऊपर आ जाएगा, ऊपरी सतह पर आ जाएगा। तो अभी जब अंतर्वेदी बात पढ़ना, तो अंतर्वेदी में तो अंदर ही अंदर रह रहा है, तो मैग्मा जमेगा। ये बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो अंतर्वेदी भूआकृतियाँ हैं वो कई प्रकार की होती हैं। जैसे एक को बैथोलिथ बोलते हैं, किसी को स्टॉक बोलते हैं, किसी को लैकोलिथ बोलते हैं, किसी को लोपोलिथ, ये लैको लोपोलिथ, ठीक, ये सिल डाइक फैकोलिथ। हाँ, नहीं मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे क्या है कि अगर क्या है, मान लो ये खाली बैथोलिथ बन गया, कहीं पे बैथोलिथ बन गया, जैसे ऐसे है, कहीं पे बैथोलिथ बना हुआ है ये ऐसे करके, कहीं किसी जगह पे बैथोलिथ छोड़ के डाइक बना हुआ है सीधा सीधा। ठीक है, अलग अलग जगह है, लेकिन हमने एक ही डायग्राम में थोड़ा सबको क्लियर कर लिया। सारी आकृतियाँ एक साथ कहीं पे नहीं बनेंगी, हो सकता है पॉसिबली 2 आकृतियाँ बननी, 3 आकृतियाँ बननी, और कोई रेयर केस भी नहीं, क्योंकि अंदर झाँक के हमने देखा भी नहीं। और ये अच्छा पता कैसे लगता है कि ये अंतर्वेदी भूआकृति ऐसी होती हैं? कौन देख रहा है अंदर जाके? तो हमें कैसे पता लगा कि ऐसे पता लगता है कि कई बार क्या होता है कि ऊपरी जो परत है उसका अपर्दन हो गया, अपरदित हो गई, वो घिस गई, ऊपर की परत हट गई, तो ऊपर की परत हट जाएगी। और इतने ऊपर की मान लो इतनी यहाँ से परत ये हट गई, तो ये इतना ये पोर्शन अगर हट गया, अपरदित हो गया, तो हमें अंदर का सतह दिख जाएगी। तो उससे हम जानकारी फिर निकालेंगे, अच्छा ये आकृति ऐसे मैग्मा यहाँ पर ठंडा हो गया, ऐसे इस आकृति को हम ये बोलेंगे, उसका नामकरण हो गया, रख गया। या फिर कई बार क्या होता है, कहीं भूकंप आता है तो चट्टानें प्लेटें हिलती वगैरह हैं, तो कोई नीचे का हिस्सा ऊपर आ जाता है, तो वो उसी के संग में जमा हुआ हिस्सा ऊपर आ जाता है। तो हम देख लेते हैं जैसे आयरलैंड में, ऐसा आयरलैंड वाले हिस्से में क्या भूकंप आ गया, तो आयरलैंड में हिस्सा था वो ऊपर नीचे ऊपर आ गया, तो हमें उसमें वहाँ पे बैथोलिथ के उदाहरण मिले हैं। और बैथोलिथ का यही बताते हैं कि ऐसे संभावना बताते हैं कि जो हिमालय पर्वत है वो ऐसे ऊंचा ऊंचा बना हुआ, और नीचे क्या लावा जोड़ दे रहा है, उसमें लावा जोड़ दे रहा है, तो वहाँ पे लावा ऊपर नहीं आ पा रहा, तो वो बैथोलिथ जैसी संरचना ही बना रहा होगा। यानी कि समझो क्या है कि जब लावा क्या है, मैग्मा नीचे से ठंडा होके नीचे यहाँ पे ऐसे ऊपर नहीं आ पा रहा, तो यहीं पे ऐसे गुंबदाकार बन जा रहा है, ऐसे ऐसे करके बड़े बड़े ऐसे फैल जा रहा है, तो ये बैथोलिथ संरचना कहलाएगी। समझ में आ रही थोड़ी सी? ये आयरलैंड के ऐसे एग्जाम्पल, आयरलैंड की तरफ ऐसे संरचना से पाई गई थी, तो ऐसे करके उसका नामकरण हुआ, उसका नाम आ गया। फिर क्या है, अगर ऐसे मैग्मा बिल्कुल ऐसे सीधा चला जाए ऊपर के लिए, जैसे देखो इसमें जा रहा है, ये बिल्कुल ऐसे सीधा जाते जाते ऐसे लंबी लंबी संरचना के मतलब ऊर्ध्वाधर से जम जाए ऐसे करके जाके, तो उसको डाइक बोलेंगे। ये भी डाइक है, ठीक, ये भी एक डाइक है, ये भी डाइक है, तो यह ऊर्ध्वाधर ऐसे क्या है डाइक बन जाएगा। और जब क्या है कि ऐसे बिल्कुल मशरूम की तरह बन जाए, हेड बनाए, ठीक, तो ऐसे जो बना हुआ होगा तो उसको क्या बोलेंगे? लैकोलिथ। अब ये इसके ऊपर भी बना हो सकता है, अब यहाँ पे क्या जमेगा, हो सकता है ऊपर चढ़ के गया हो तब बना हो, या लावा ऊपर तो गया होगा तभी तो जमा होगा, तो ऐसे करके किसी हेड ऐसे बने तो इसको लैकोलिथ बोलेंगे, इसको डाइक बोलेंगे, ठीक है। और जो बैथोलिथ के ऊपर ही छोटा सा फूल, गोभी के फूल की तरह निकला है ऐसे करके, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो बैथोलिथ के ऊपर ही निकला है, बैथोलिथ के ऊपर निकला है। और ये क्या है कि जब ऐसे करके मतलब अवतलाकार बन जाए, जरा तस्तरी नुमा, तस्तरी की तरह बन जाए, ऐसे कि अवतल पथ पे ऐसे बन जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? लोपोलिथ, ठीक। जब मतलब मैग्मा ठंडा होकर ऐसे बन जा रहा है, ये सब समझ रहा है, अलग अलग आकृतियाँ हैं, तो इन सब में ऐसे करके एक एक पॉइंट लिखोगे, एक इसको बैथोलिथ लिखोगे, तो बैथोलिथ में क्या लिख लोगे? जब मैग्मा नीचे ठंडा होकर बड़ी बड़ी गुंबदाकार बन जाए ऐसे करके, और उसका एग्जाम्पल का आपको डायग्राम बना ही बनाया, तो बैथोलिथ हो गया। स्टॉक में क्या लिखोगे? बैथोलिथ के ऊपर ही छोटे से गोभी फूल की तरह निकला है, तो इसको बोलेंगे स्टॉक बोलेंगे। और फिर जैसे लावा बिल्कुल जब ऊर्ध्वाधर की तरह बिल्कुल सीधा होकर जब जाए मैग्मा, तो उसको डाइक बोलेंगे, ठीक। और ऊपर जब मशरूम की तरह हेड बन जाए ऐसे करके, तो उसको क्या बोलेंगे? लैकोलिथ बोलेंगे। और जब किसी को लोपोलिथ क्या बोलेंगे? तस्तरी नुमा या अवतलाकार होगा तो उसको लोपोलिथ बोलेंगे। ऐसे फैकोलिथ मतलब जब मैग्मा अपनति अभिनति अपनति अवनति, समझते हो, मतलब ऊपर उठना नीचे उठना, ऐसे ऊपर अपनति अवनति, ऐसे ऊपर ऊपर नीचे ऊपर ऐसे करके बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? फैकोलिथ बोलेंगे, ठीक। और जब बिल्कुल ऐसे क्षैतिज की तरह ऐसे जम जाएगा मैग्मा, तो उसको क्या बोलेंगे? सिल, ठीक है। अब सिल में थोड़ा सा ये है कि सिल में जब लिखोगे तो सिल में ऐसे समझो कि जब ये जो मैग्मा जमता है, जब इसकी मोटाई के हिसाब से देखेंगे, जब इसकी मोटाई मिलीमीटर में होगी, जब mm में नापेंगे इसकी मोटाई अगर मिलीमीटर में होगी, तब इसको क्या बोलेंगे? शीट बोलेंगे। इसी सिल को कभी कभार हम क्या बोल देंगे? शीट भी बोलेंगे, शीट। और कब बोलेंगे? जब इसकी मोटाई mm में नापेंगे हम लोग, मतलब जब मैग्मा ऐसे जमेगा, क्षैतिज रूप में जमेगा और उसकी मोटाई mm में होगी, तो शीट बोलेंगे। जब उसकी मोटाई सेंटीमीटर या फिर मीटर में, प्रति मीटर नहीं है, सेंटीमीटर या लिख लो या मीटर, यानी कि जब सेंटीमीटर या मीटर में होगी लंबाई, मोटाई सॉरी, तो उसको सिल बोलेंगे। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि जब मैग्मा ऐसे करके जमेगा, ऐसे करके जम रहा है तो हमने बोला ऐसे करके जमता है, इसको क्षैतिज रूप में जो जमेगा इसको क्या बोलेंगे? सिल बोलेंगे, हमने देखा। लेकिन क्या है, जब क्षैतिज रूप में जमे, इसकी जो मोटाई है ऐसे वाली ये मोटाई, अगर ये मोटाई कितनी mm में हो रही है,
तो शीट बोलेंगे। और जब इसकी मतलब ऐसा नहीं कि मोटाई को जब में नापोगे, मोटाई तो में हो सकती है, जैसे भाई इतना मोटा है तो जरूर थोड़ी है इसको में भी कह सकते हैं। 1 किलोमीटर को क्या मीटर में नहीं कह सकते, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर बोल सकते हैं। तो ऐसे ही करके कर तो सकते हैं, लेकिन जब आप मोटाई उसकी नापोगे में तब उसको बोलोगे शीट, और जब मोटाई उसकी सेंटीमीटर या मीटर में नापोगे तो उसको क्या बोलेंगे, सिल। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। अब बाकी लोपोलिथ हो गया। लोपोलिथ को हम लोग वो भी बोलते हैं, लेपोलिथ भी बोलते हैं। जैसे लैकोलिथ लिखा है ऐसे लेपो भी बोलते हैं, लेपोलिथ भी कुछ जगह बोला जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना इसमें। लेपो, हाँ लेपोलिथ, ठीक, ये भी बोलते हैं इसको, लोपोलिथ को लेपोलिथ भी बोलते हैं। बाकी फैकोलिथ समझ में आया कि अपनति अभिनति अपनति अपनति, ठीक, यानी कि जो ऊपर उठेगा हिस्सा उसको क्या बोलेंगे, अपनति, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, अभिनति। यानी लिख भी चाहे लेना ऐसे करके, ये वाला कौन सा हुआ, अभिनति वाला हुआ, अभिनति, अब वो कौन सा हुआ, अपनति। ठीक, तो अपनति अपनति अपनति, तो इसको क्या बोलेंगे, फैकोलिथ बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब वैसे इसमें ये ध्यान रख लो कि बैथोलिथ, अब देखो मैंने ये बात करी थी हम लोगों ने कि सुसंगत क्या होती है, सुसंगत कौन सी होंगी, जो चट्टानी संस्तर होते हैं ना उन्हीं की दिशा में अगर जम जाए, मैग्मा अगर वैसी चट्टानी संस्तर की दिशा में जम जाए तो उसे सुसंगत बोलेंगे। तो अब इसमें से एक बार देख के बताओ कि बैथोलिथ, स्टॉक, लैकोलिथ, डाइक, लेपोलिथ है, और सिल है, शीट है, फैकोलिथ है, इनमें कौन सुसंगत है कौन असंगत है। सुसंगत असंगत तो समझ लिया कि सुसंगत मतलब जैसे चट्टानी संतर ऐसे है तो इसके बीच में भर जाए, या ऐसे है तो तब बीच में भर जाए, टेढ़ा मेढ़ा भरेगा तो वो हो जाएगा। तो कौन सुसंगत होगा, डाइक क्या होगा, सुसंगत। देखो डाइक ऊपर मतलब सुसंगत असंगत हमने पढ़ा ना, सुसंगत अगर चट्टानी संरचना ऐसे बिछी हुई है, इसी के बीच में लावा भर गया, ऐसे है तो इसके बीच में भर गया, ऐसे है तो इसके बीच में भर गया, यानी कि चट्टान को तोड़ा ताड़ी नहीं करी, जहाँ जगह दिख रही वहीं पर भर गया, तो उसमें क्या हो गया, उसे बोलेंगे सुसंगत। जैसी जगह मिल रही वहीं भर गया। एक क्या जबरदस्ती घुसा जा रहा है, हम उसको तोड़ के अलग से बन रहा है, उसमें क्रैक डाल के अलग से निकल रहे अंदर चट्टानों से, तो उसको बोलेंगे असंगत। तो बैथोलिथ है या फिर ये सब जो बनी हुई है इनमें कौन सुसंगत कौन असंगत है, कुछ अंदाजा लगाओ। जैसे डाइक क्या है, असंगत। कैसे असंगत होगा, क्योंकि वो चट्टानें हो सकती है, अगर ऐसी पड़ी हुई चट्टानी हुई तो, अगर ऐसी चट्टानी हुई बिल्कुल सीधे तो देखो ऐसे बन जाएगा, डाइक बन जाएगा। हाँ मतलब अमूमन क्या है, डाइक क्या है, जब बहुत डाइक क्या है, बहुत ऊर्ध्वाधर सतह है, तो चट्टानें बहुत लंबी लंबी ऐसे ज़्यादा नहीं, चट्टान थोड़ी एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है ज़्यादातर, ऐसे माना गया है। और मतलब चट्टानें बिल्कुल ऐसे खड़ी खड़ी ऐसे चिपटी चिपटी नहीं है, तो फिर लावा बहुत बड़ी, अगर ऐसे चिपटी चिपटी होंगी तो दरार ऊपर बनी बनी होगी, तो बड़ी जल्दी लावा निकलेगा। चट्टानें अमूमन थोड़ी एक के ऊपर एक बिछी हुई हैं। तो डाइक क्या है, डाइक ऐसे जाना चाह रहा है, तो डाइक तो बिल्कुल सुसंगत नहीं है, डाइक तो संगत है ही। फिर बैथोलिथ, बैथोलिथ भी देखो क्या है, बैथोलिथ तो क्या है, वो इतना लंबा फैला हुआ है पूरा धरातल पे, वो बिल्कुल सबसे नीचे गहराई में पला, मतलब इसकी गहराई थोड़ी सबसे ज़्यादा नीचे होती है, ये सबसे नीचे आकृति बनती है जो नीचे के हिसाब से बना है ना। जैसे पूछा जाए कि लैकोलिथ और बैथोलिथ में कौन सबसे ज़्यादा गहराई में बनता है, तो बैथोलिथ थोड़ी गहराई में बनते हैं, बैथोलिथ की संरचना ऊपर नहीं बनेगी, यहाँ पे तुम्हें नहीं मिलेगी, तो ऐसे नहीं मिलेगी। तो बैथोलिथ है, और स्टॉक जो बैथोलिथ के ऊपर ही बनेगा, और क्योंकि उसी में निकलेगा तो ये बिल्कुल एक जैसा है, बैथोलिथ, स्टॉक और डाइक। ये कौन है, असंगत है। बाकी सारी आकृतियाँ क्या, हाँ इसको लोपोलिथ या लैपोलिथ दोनों बोलते हैं, ये इसकी तरह सेम है, लैको और लैपो, तो कंफ्यूज मत करना। मतलब इसको लैपोलिथ भी बोलते हैं इस वाली संरचना को, तस्तरी नुमा जो बनती है अब्तलाकार, तो क्या है बैथ, हाँ नहीं ये मतलब वैसे जो बताया गया है, जैसे लोपोलिथ संरचना बहुत बड़ी नहीं बनती ना, तो जैसे जहाँ चट्टान की संरचना बनी हुई जितनी जगह होगी उसमें बन जाएगा। ये अपनति अभिनति क्यों हुआ है, जैसे जैसे जगह दिखी चट्टान में वैसे वैसे गया ये, तो ऐसे इसकी अपनति अभिनति हुई। तो आप ऐसा लिख लो, बैथोलिथ, स्टॉक और डाइक, ठीक है, ये तीन क्या है, असंगत भू आकृतियाँ। बैथोलिथ, स्टॉक, डाइक असंगत भू आकृतियाँ, जबकि अन्य से सुसंगत। बैथोलिथ, स्टॉक, डाइक असंगत भू आकृतियाँ हैं, जबकि अन्य शेष सुसंगत आकृतियाँ हैं। बात समझ में आई थोड़ी सी, असंगत सुसंगत, कोई पूछे तो असंगत सुसंगत बता दोगे। चट्टानी संस्तर की दिशा में, चट्टानी संस्तर जैसे अगर वैसे
असंगत सुसंगत ये अगर चट्टानी संस्तर, यानी चट्टानी संस्तर का मतलब बीच में जो जगह है चट्टान के ऊपर एक के ऊपर चट्टान जैसे बिछी है उस संस्तर के रूप में ही भर जाए लावा तो वो इसको बोलेंगे सुसंगत बोलेंगे, और उसको तोड़ते हुए अलग निकल रहा है चट्टान को तो उसको असंगत बोलेंगे। तो बैथोलिथ क्या है, बैथोलिथ तो चट्टानी संस्तर के हिसाब से नहीं भरा जाएगा, ना डाइक और ना फिर स्टॉक। तो बैथोलिथ, स्टॉक और डाइक असंगत भू आकृतियाँ, जबकि अन्य शेष जो इतनी आकृतियाँ, अन्य शेष जो अंतर्वेदी आकृतियाँ ना, अन्य शेष सुसंगत। ठीक, कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा, ज्वालामुखी थोड़ा डीपली में पूछ लें तो आ जाएगा। अब फिर ये करने के बाद ये बस समझ में आ गया पूरा अपनति अभिनति वगैरह। अब बहिर्वेदी ज्वालामुखी भू आकृति समझ लेते हैं। बहिर्वेदी में भी हमने क्या देखा कि दो प्रकार से, केंद्रीय नलिका और दरारी। तो बहिर्वेदी में हम पहले केंद्रीय नलिका वाला देख रहे हैं, और केंद्रीय नलिका में हमने दो प्रकार देखा, उत्थित और गर्तनुमा, यानी अपलिफ्टेड और डिप्रेशन। तो बहिर्वेदी में बहिर्वेदी भू आकृति अब क्या हो जाएंगी, अंतर्वेदी की परिभाषा क्या लिखी, जब भूपृष्ठ के अंदर मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है उससे निर्मित भू आकृतियाँ क्या कहलाएंगी, अंतर्वेदी ज्वालामुखी भू आकृतियाँ कहलाएंगी। और जो बहिर्वेदी की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, जब भूपृष्ठ पर, अब भूपृष्ठ पर आ जाएगा उस टाइम तक, अब भूपृष्ठ पर लावा आ जाएगा, लावा के ठंडे होने से जमने पर निर्मित भू आकृतियाँ बहिर्वेदी भू आकृतियाँ कहलाएंगी। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। फिर क्या है, बहिर्वेदी में भी केंद्रीय नलिका से, अब केंद्रीय नलिका क्या होगा कि जो लावा केंद्रीय नलिका के सारे निकल रहा है, हमने देखा ना लावा कल पीछे वाला लावा के प्रकार में और ज्वालामुखी प्रकार में केंद्रीय नलिका के सारे, मतलब उद्गार की जैसे प्रक्रिया जैसे ऐसी, तो केंद्रीय नलिका के सारे निकल रहा है लावा, तो हमने उसको बोला था। और फिर हमने देखा अंतरा प्लेट वगैरह सब देखा था उसमें। तो उद्गार की प्रक्रिया क्या है, जब लावा केंद्रीय नलिका के सारे से निकल रहा होगा और फिर वो ठंडा होकर जम रहा होगा, जैसी आकृति बनाएगा, तो उसको वैसे बोलेंगे कि बहिर्वेदी है और लेकिन केंद्रीय नलिका ज्वालामुखी भू आकृति है। ठीक, ये समझ में आ रहा है। तो केंद्रीय नलिका के सारे अब सब लावा निकल देखा, केंद्रीय नलिका इसमें भी, इसमें जो केंद्रीय नलिका है इसमें भी सेंट्रल पाइप है, इसमें भी सेंट्रल पाइप है, इसमें भी सेंट्रल पाइप, इसमें भी सेंट्रल पाइप, इसमें सब में सेंट्रल पाइप बने हुए हैं, तो ये केंद्रीय नलिका है। तो बहिर्वेदी अब बाहर की देख रहे हैं, जो लावा बाहर आ रहा है बाहर की संरचना देख रहे हैं, और केंद्रीय नलिका देख रहे हैं, उसमें भी हम पहला देख रहे हैं उत्थित वाला, गर्तन हम देखेंगे थोड़ा लास्ट में। तो अब जो बहिर्वेदी उसके अंदर केंद्रीय नलिका, उसके अंदर ए पॉइंट उत्थित, उत्थित के अंदर भी अब जो निम्नलिखित चालू हो रहे हैं। तो यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बहिर्वेदी क्या हो जाएगी, जब भूपृष्ठ पर लावा के ठंडे होने से, ठीक है, यानी भूपृष्ठ पर लावा के ठंडे होने से निर्मित भू आकृतियाँ ज्वालामुखी बहिर्वेदी ज्वालामुखी भू आकृतियाँ कहलाती हैं। और अब केंद्रीय नलिका ये दो प्रकार की होती हैं, केंद्रीय नलिका और दरारी। उसमें केंद्रीय नलिका आ जाएगा, केंद्रीय नलिका में क्या लिखोगे, जब लावा केंद्रीय नलिका के सारे से उद्गरित होता है तो उसको केंद्रीय नलिका, और ऐसी जो जब लावा केंद्रीय नलिका के सारे से उद्गरित होता है तब लावा के ठंडे होने से निर्मित भू आकृतियाँ केंद्रीय नलिका के सारे बनी बहिर्वेदी ज्वालामुखी भू आकृतियाँ होती हैं। ठीक, और उसी में उत्थित क्या लिखोगे, ये दो प्रकार की होती है, उत्थित और गर्तनुमा, यानी केंद्रीय नलिका के सारे से निकला लेकिन ऊपर उठे उत्थित अपलिफ्टेड हो गया, और एक गर्तनुमा में निकला तो आप उत्थित में क्या हो गया, अपलिफ्टेड देखेंगे कि लावा ऊपर के लिए उठ रहा होगा, ऐसे बन रहा होगा। तो पहले देख रहे हैं उसमें अम्लीय लावा शंकु, ठीक है, कि क्या है अम्लीय लावा शंकु। अब अम्लीय ही सुनते हुए आपके तुरंत ध्यान में देंगे कि विस्फोट सिलिका, ठीक है, श्यांता, मतलब जितना सिलिका ज़्यादा होगी, सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी और श्यांता ज़्यादा होगी, विस्फोट बहुत तेज होगा, यानी गाढ़ा लावा होगा ज़्यादा। तो क्या है अम्लीय। अब इसमें सेंट्रल पाइप के माध्यम से निकल रहा है, यानी कि जब लावा बिल्कुल ऐसे करके ढाल नुमा आकृति बनाई, ढाल बन जाए इसमें, क्योंकि बिल्कुल गाढ़ा है, ऐसे चढ़ के ठंडा हो गया यहीं पे। अब पतला होता तो जल्दी पिघल जाता, फैल जाता, जैसे ये फैल गया क्षारीय वाले में। तो जब लावा बिल्कुल ढाल नुमा आकृति बना ले, ढाल नुमा बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ढालदार बन जाए, तब बिल्कुल जम जाएगा ऐसे करके। तो बिल्कुल ऊपर लावा उठा, गर्म था, ऐसे ऊपर उठा, जब ठंडा हो गया भाई जम गया। तो ये कैसे बोलेंगे, अम्लीय लावा शंकु, यानी कि आकृति है, ठीक है, ज्वालामुखी भू आकृति हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, अम्लीय लावा शंकु ज्वालामुखी भू आकृति। और ये कैसी है, बहिर्वेदी है, किसके सारे से, केंद्रीय नलिका के सारे से, उत्थित है, अपलिफ्टेड है, ठीक है, अपलिफ्टेड। अब क्षारीय लावा शंकु क्या हो गया कि जब बिल्कुल मतलब क्षारीय सुनते हो फिर बात तो सिलिका की मात्रा कम हो जाएगी, श्यांता भी कम हो जाएगी, ठीक, तो फैल मतलब गाढ़ापन इसमें कम होगा तो फैल जाएगा, दूर तक फैलेगा। जब दूर तक फैलेगा तो बिल्कुल ऐसे देखो शील्ड जैसे बन गया, शील्ड होता है ना, तलवार हो शील्ड होती साथ में तलवार के संग में, तो इसको शील्ड शंकु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शील्ड शंकु भी। इसके संग में क्या लिख लोगे, शील्ड शंकु या शील्ड ज्वालामुखी। शील्ड जो शंकु हम क्यों लोग बोल रहे हैं, क्योंकि हमने पीछे देखा था ज्वालामुखी में, हमने ऐसे देखा ज्वालामुखी शंकु, फिर सेंट्रल पाइप, ऐसा कुछ में पढ़ा था केंद्रीय नलिका में। तो शंकु जैसे तो इसको शील्ड ज्वालामुखी भी कहती है, शील्ड शंकु भी कहते हैं, ठीक है। शील्ड, शील्ड शा से शलजम, उस पर बड़ी की मात्रा और आधा ला, फिर डमरू वाला डा,
शील्ड। अब शील्ड शंकु या शील्ड ज्वालामुखी, और इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, हवाईयन शंकु भी। हवाईयन मतलब हवाई द्वीप पे ये पाए जाते हैं, तो उसके नाम इसको क्या बोलेंगे, इसका ही नाम क्षारीय वाले का हवाईयन, ठीक है। हवाईयन शंकु भी बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि हवाई द्वीप पे ऐसे आकृतियां पाई जाती हैं। यानी इसके नाम क्या क्या हो गया, क्षारीय लावा शंकु और हवाईयन शंकु और शील्ड शंकु या शील्ड ज्वालामुखी, ठीक है। अब फिर क्या अगला वाला देखो, सिंडर। सिंडर सुनते हुए अब कुछ ध्यान आना चाहिए, सिंडर क्या होता है, सिंडर होता है 10 लेकिन वो क्या होता है, वो होता है राख, राख होती है। यानी कि राख होती है, जब ज्वालामुखी राख का आकार 10 mm तक हो जाए तब उसको सिंडर बोल लेंगे, और वरना ज्वालामुखी का अगर 2 mm के उससे छोटा आसपास रहे तो उसको क्या बोलेंगे, हाँ उसको राखी बोलेंगे, खाली वो ज्वालामुखी राखी बोलेंगे। लेकिन जब ज्वालामुखी राख को ही थोड़ा सा बढ़कर नाम सिंडर भी बोलते हैं, यानी कि सिंडर जान लेगा, समझ लेना ज्वालामुखी राख है। तो इसमें क्या है, इसमें राख बनाएगी, ठीक है, इसमें राख एक तरीके ढाल बनाएगी। तो इसमें देखना कि ये सब जो निकल रहा है इसमें से राख निकल रही है एक तरीके से। जब ज्वालामुखी के अंदर से राख निकल के, जब राख निकलेगी, जो निकलती है ना, हमने ज्वालामुखी उद्गार पदार्थ देखे थे, निःसृत पदार्थ, तो उसमें देखा था ज्वालामुखी राख भी निकल रही थी। तो ज्वालामुखी राख निकल के शंकु ऐसे बन जा रही है, ये आकृति एक बन रही है, मतलब इसमें लावा भी निकला होगा, लेकिन जब ज़्यादातर अधिकतर राख ऐसे निकल के ऐसे बन जाएगी, राख के ढेर बन जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंडर शंकु। ये जो आकृति ऐसी बनी हुई मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, सिंडर शंकु, ठीक है। अब ये चीज़ थोड़ा क्या होता है, इसमें थोड़ा यहाँ पर ढाल दिया जाता है ऐसे करके ना, बनाया स्लोप बनाया ऐसे करके, ये वाला जो है ये क्या है, इसमें थोड़ा पानी वानी हवा से ये जल्दी जल्दी अब अवतरित होता रहता है, यहाँ से हटता रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा ढाल बनाना, ऐसे बनाना, समझना कि ये थोड़ा सा पानी वानी चलता है, पानी बरसता है, हवा चलती है, तो इस वजह से यहाँ से पहले हटती रहती है, तो इस पर थोड़ा सा ढाल यहाँ पर बन जाता है। बाकी ये सिंडर शंकु एक आकृति होती है। फिर क्या है, अब ये देखो, इसको बोलते हैं कि मिश्रित शंकु बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, युद्धा वाला बनाया हमने, मतलब इसमें ए अबदा तो समझ में आता है, अबदा सा कैसे लिखते हैं, जैसे पीछे बताया था ना, ए बी सी डी ई एफ, तो ए के लिए आ लिख दिया, बी के लिए बा लिख दिया, सी के लिए सा लिख दिया, डी के लिए दा लिख दिया, ई के लिए क्या लिखा, ई लिखेंगे, और एफ के लिए ए लिख दिया, ऐसे करके हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। जी के लिए जा लिख दिया, तो ऐसे करके लिख दें, तो अ ब फिर क्या सा फिर दा, ठीक। अब इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है, परतदार या मिश्रित शंकु, ठीक। इसको देखो, परतदार या मिश्रित शंकु, यानी परत दर परत, एक परत ऐसी, एक परत ऐसी, एक परत ऐसी, एक परत ऐसी, या मिश्रित, एक ऐसी ऐसे दोनों का मिश्रित, तो इसको परतदार या मिश्रित शंकु बोलेंगे, ठीक। और इसमें क्या है, इसको समझ भी लो एक बार कि लावा ऐसे ऊपर से आया, एक बार लावा निकल के आ गया, वो पहले लावा निकल गया, फिर राख, फिर लावा, फिर राख, इसमें लिख लें राख, उसमें लिख लें लावा, ठीक, समझ में। यानी कि जहाँ राख होगी, और राख और लावा दोनों का मिश्रित परत होगा, तो ये होगी राख और ये होगी लावा, ठीक। तो ऐसे मिश्रित शंकु को बोलेंगे। ये ज्वालामुखी शंकुओं में सबसे ऊंचे शंकु होते हैं, ये जितने ज्वालामुखी शंकुओं में पीछे पड़ा, अम्लीय क्षारीय, तो सबसे ऊंचे शंकु कौन से होते हैं, परतदार या मिश्रित शंकु, यानी कि सबसे ज्वालामुखी शंकुओं में सबसे ऊंचे शंकु। बस शुष्क और आर्द्र बता, जब शुष्क पदार्थ आएगा तो राख होगी, और आर्द्र यानी गीला थोड़ा नमीदार पदार्थ होगा तो लावा होगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है शास्ता ज्वालामुखी, यूएसए में है, तो ऐसे करके भी इनके एग्जाम्पल भी लिखवा देंगे, लेकिन पहले इनको समझ लो ये है क्या, अच्छा समझो। जब क्या है कि जब मिश्रित शंकु है ये, ठीक, इसके उद्गार समाप्त हो जाते हैं, इसमें से उद्गार नहीं, इसमें लावा जम के ठंडा हो गया, लावा जम गया सेंट्रल पाइप में, अब इसमें तो उद्गार नहीं हो रहा, अभी तक तो हो रहा था, तो कई बार गीला आ रहा था तो लावा बन जा रहा था, सूखा आ रहा तो राख की परत बन जा रही थी, ऐसे बनती चली आ रही। लेकिन कई बार जब इसमें उद्गार होना बंद, भाई डोरमेंट की अवस्था में पहुंच गया, डोरमेंट वाले में, यानी कभी होगा तो होगा, लेकिन अभी उद्गार होना बंद, फिर क्या है कि दूसरा लावा तो नीचे से जोर लगा रहा होगा, और तो नया तो मैग्मा चैम्बर से, इसमें ये सब ये हॉट स्पॉट या मैग्मा चैम्बर है ना, पीछे पड़ के आए, तो वहाँ से लावा जहाँ से निकल के आ रहा है, तो मैग्मा चैम्बर खास तौर से ज़्यादा बोलेंगे, हॉट स्पॉट कहाँ बोलेंगे, जब अंतर प्लेट पे आ रहा हो तो खास तौर से सब बोलेंगे। लेकिन हमें समझना क्या यहाँ पे कि ये मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से मैग्मा आ रहा है, तो वो तो निकल रहा होगा। तो जब लावा यहाँ पर ठंडा होकर जम जाता है, इसी के सहारे से अगर मान लो जो दूसरा लावा क्या है, जब क्या है यहाँ इससे मतलब बीच में से कोई लावा जो जम रहा होगा, यहीं से कहीं से बीच में फट के ऐसे निकल जाए, जैसे इस वाली आकृति में यहाँ से जो जम गया, ऊपर वाला तो जम गया सब, तो इसमें से द्वितीयक नलिका बोलेंगे से, मतलब ये तो मेन नलिका हो गई, केंद्रीय नलिका ये हो गई, ये क्या हो गई, द्वितीयक नलिका हो गई, ये द्वितीयक नलिका, ये द्वितीयक नलिका, यानी कि लावा फिर यहाँ से निकलने लगा,
और यहाँ पर भी शंकु का निर्माण कर दिया। शंकु का मतलब ऐसे शंकु निर्माण कर दिया, यानी कि ऐसे जैसे हमने यहाँ परतदार बना दिया ऐसे यहाँ पे भी ऐसे ही बन गई होगी, लावा की परत ऐसे बन गई शंकु की, यानी कि इसको ऐसे सीधा करके देख लेंगे तो बिल्कुल ऐसी आकृति मिल जाएगी। ठीक, मतलब इसमें परतदार नहीं होगी क्योंकि लावा ही लावा जा रहा है, और राख भी होगी और राख भी गई होगी इसमें, तो राख थी परतदार भी बन गया होगा, मिश्र शंकु भी बन गया होगा। ठीक, तो अगर ये और बाकी अम्लीय लावा शंकु या क्षारीय लावा शंकु वो उसके मात्रा के हिसाब से डिपेंड करेगा। तो जब क्या ये जम जाए, यानी इसमें क्या लिखोगे, जो इसमें क्या परजीवी या आश्रित शंकु, इसका नाम क्या है, परजीवी या आश्रित शंकु, आश्रित शंकु, और इसका नाम क्या है, परतदार या मिश्र शंकु, परतदार या मिश्रित शंकु। ठीक, परतदार या मिश्र शंकु। तो जब परतदार या मिश्र शंकु में उद्गार समाप्त हो जाते हैं, इसमें उद्गार नहीं होते हैं, तब क्या लावा द्वितीयक नलिका सारा से बाहर निकल के शंकु का निर्माण करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, परजीवी या आश्रित शंकु। ये क्या है, ये दोनों ये इसको ये वाले शंकु जो बनेंगे ये आश्रित शंकु हैं, ये आश्रित है किसी दूसरे नलिका पे। ठीक है, ये दूसरे नलिका पे तो आश्रित है, जैसे बोलेंगे आश्रित शंकु। और ये वाला कौन सा है, देखो ये जो नीचे मेन बना है, ये देखो ये जो मेन बना है ये कौन सा हो गया, इसे मिश्र शंकु बोलेंगे। और ये दोनों जो बनना है, ये इन दोनों क्या बोलेंगे, आश्रित शंकु। ये समझ में आया, यानी कि ये वाला तो मिश्रित हो गया और वो आश्रित हो गया। मिश्रित आश्रित समझ में आ रहा हो कि मिश्रित तो है, मिश्रित में ही उसमें से ही आश्रित उसका आश्रय लेके निकल रहे हैं, केंद्रीय नलिका पाइप है उसी के सहारे से निकल रहे हैं, इनका लावा दूसरा नहीं है। यानी कि जब लावा वो नलिका अवरुद्ध हो जाती है, जम जाती है, तो फिर द्वितीयक नलिका सहारे से द्वितीयक नलिका का विकास हो जाता है। द्वितीयक नलिकाओं के सहारे से जो लावा निकलते हैं और शंकु का निर्माण करते हैं उनको क्या बोलेंगे, परजीवी या फिर आश्रित शंकु। समझ में आया। मिश्र शंकु क्या बोलेंगे, जब लावा निकल रहा है, कभी राख निकल रही, कभी शुष्क है और आर्द्र, तो सूखा निकलेगा तो राख बन जाएगी, और आर्द्र सूखा आर्द्र ऐसे बनता रहेगा, तो परतदार या मिश्रित और परत का निर्माण करेंगे, इसलिए परतदार बोलेंगे या मिश्र शंकु बोलेंगे, मिक्स्ड है। और जब इसमें उद्गार समाप्त हो जाते हैं, इसमें लावा जम जाता है, तो कभी कोई लावा दूसरा फट के यहाँ तक कैसे निकल जाए, क्योंकि बहुत ऊपर तक इतना फोर्स लगाना संभव नहीं है कि इन सबको लावा बहुत ठोस हो जाता है तोड़ना। तो यहाँ चट्टानें टूट सकती हैं आसानी से, तो चट्टान टूटते टूटते इधर से निकल गए तो यहाँ निकल सकते थे, उसको लावा को ऊपर तोड़ना बहुत मुश्किल हो जा रहा था, तो इसलिए वो ऊपर नहीं, यहाँ से उन्होंने बना लिया रास्ता अपना, यहाँ से जैसे पानी करता है ना, पानी रास्ता ऐसे बना लेता है, ऐसे लावा ने रास्ता बना लिया। तो ये जो बने इनको आश्रित शंकु बोलेंगे, और बाकी ये वाले को मिश्र शंकु बोल के ही आए हम लोग। अब समझो, अब ये क्या है कि जब यही जो आपकी आश्रित मिश्र शंकु वाली है, इसमें क्या है, मिश्र शंकु में क्या है, यहाँ पर देखो कि जो मिश्र शंकु में जब ये इतना हिस्सा मान लो हवा में पानी चल के लावा में उद्गार तो अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्या है, ये जो इतना एरिया है इसमें अपर्दन हो जाए, हवा पानी से, बारिश से, सबसे साइड से ये थोड़ा इतना कट जाए, तो ये कट जाएगा तो मतलब बीच में लावा तो खड़ा रहेगा, लावा ठोस होकर बहुत मजबूत हो जाता है, तो इसलिए उसको अपर्दन करना बहुत मुश्किल है। जैसे यहाँ बोल रहा कि लावा जम गया अगर, तो इसको नीचे वाले को तोड़ना बड़ी मुश्किल हो रही थी, तो चट्टान में थोड़ा आसान था, तो इधर निकल के चट्टान तोड़ के। ठीक, ऐसे क्या ऊपर वाला क्या, तो अपर्दन जितना बारिश हुआ, हवा पानी जितना चल रहा है उसके माध्यम से साइड वाला जो ऊपर से है वो हटते गए। देखो यहाँ कमजोर है, थोड़ा सा पतला ही है, तो यहाँ पे झाड़ना आसान होगा, हटाना आसान होगा, और फिर हटते चलेगा तो और आसान हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली यहाँ से इतनी मोटी परत नहीं हटा पाएंगे हवा पानी, तो यहाँ से हटते हटते ऐसे आसान हुआ। और ये क्या, ये तो थोड़ा भी इसको और ज़्यादा प्रेशर और चीज़ें चाहिए होंगी, तो ये इतनी जल्दी नहीं हटेगा यहाँ से, तो फिर क्या है, ऐसे ही लावा बना, ठोस बना खड़ा रहा। समझ में आ रहा है। तो इसको क्या बोल, ये समझ में, ये संरचना कैसे बनी, ये संरचना जब मिश्रित शंकुओं में क्या है, हवा पानी से ऐसे अपर्दन हो जाएंगे साइड की, और लावा तब भी खड़ा ठोस जमा हुआ खड़ा रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे संरचना को, लावा प्लग, लावा प्लग। ठीक है, प्लग जैसे संरचना बनेगी, लावा प्लग बोलेंगे, लावा डॉट, लावा प्लग या लावा डॉट, मतलब PLEG प्लग, और लावा डॉट, ये लावा डॉट बोलेंगे। ये बात समझ में आ रही है। आकृतियाँ, ये आकृति कैसे कैसे बन रही हैं, तो लावा प्लग या लावा डॉट बोलेंगे। ठीक है, जब मिश्रित शंकु लंबे समय तक उद्गार नहीं होता है, और ये तब है कि उद्गार नहीं हो रहा है क्योंकि लावा जमा हुआ है। अगर उद्गार हो रहा हो तो ऐसे थोड़ी संरचना बन जाएगी, तो फिर लावा बह जाएगा। जब उद्गार लंबे समय तक नहीं हो रहा है, डोरमेट अवस्था में, ठीक है, ये भी कब बनेगा, ये भी कब बनेगा, जब लावा इसमें उद्गार नहीं हो रहा है मिश्रित शंकु में। अगर इसमें उद्गार हो रहा है तो ऐसे मिश्रित शंकु बनते जाएगा, एक बार लावा निकला, फिर कभी बार लावा निकला, राख निकली, लावा राख, ऐसे बनता रहेगा मिश्रित शंकु। जब इसमें उद्गार समाप्त हो जाएंगे, इसमें लावा जमने लगे नलिका में, तब फिर क्या, द्वितीयक नलिका के सारे से लावा जब बाहर निकलेगा, तब उसको परजीवी या आश्रित शंकु बोलेंगे, और शंकु का निर्माण करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे निकलेगा तो इधर फट के गिरेगा, इधर फट के गिरेगा तो शंकु बनाएगा, तो इसको बोलेंगे। और जब ही मिश्रित शंकु में उद्गार बहुत हमें तो नहीं हो रहे हैं, और मिश्रित शंकु इसमें उद्गार नहीं, यानी इससे दो आकृति निकली, इससे एक ये निकली है और इससे ये निकली है, ठीक है,
और जब मिश्र शंकु में उद्गार नहीं हो रहे होंगे तो क्या है, फिर अपरदन अपरदन हवा पानी कार्य ऊपर की चीज़ें हटने लगेंगी, राख है या परत हटने लगी होगी। उसके बाद में लावा तो ठोस जमा वो खड़ा रहेगा तब भी थोड़ा सा, क्योंकि उसको ज़्यादा अपरदन के लिए थोड़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए होंगी, ये तेल अपरदन नहीं हो पाता है, तो इसलिए जो लावा प्लग की स्थिति बोलेंगे उसको लावा प्लग या लावा डॉट। ठीक, ये बात समझ में आ रही। अब क्या है, जब लावा क्या है मतलब बहुत गाढ़ा ही होगा या अम्लीय लावा होगा तो गुंबद बना रहा है, ऐसी बात है, वरना फैल जाता सील की तरह। तो जब लावा बिल्कुल सतह से चिपटते हुए गुंबद की आकार बनाए, बिल्कुल ऐसे गोभी का फूल ऐसे गुंबद बनाए इस तरीके से, ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, लावा गुंबद। लावा गुंबद मतलब ये मेन क्या है, लावा, पहले इसमें ज वाले में हेडिंग डाल लेंगे लावा गुंबद, और ये दोनों आकृति अलग अलग बता रहे हैं, इनका नाम अलग अलग है, ये ए और ये बी, इनका नाम अलग अलग है। तो लावा गुंबद क्या होगा, जब गुंबद जैसी संरचना बनेगी लावा की तो उसको क्या बोलेंगे, लावा गुंबद या लावा डोम। गुंबद को इंग्लिश क्या बोलते हैं, डोम, DOME। ठीक, ये बात समझ में आ रहा है। लावा के जमाव से निर्मित गुंबद नुमा संरचना अगर बनेगी तो गुंबद नुमा संरचना को क्या बोलेंगे, लावा गुंबद। अब ये दो तरीके से बन सकती है, एक क्या है कि सतह क्या है, सतह है बिल्कुल, सतह के पास में ऐसे गुंबद बन जाए तो उसके बोलेंगे कपासी, ये क्या बोलेंगे, कपासी गुंबद। जो मैंने बताया था आपको एक बार, बादल बताए थे, कपासी बादल। जब बादल ऐसे कभी बादल देखें बिल्कुल ऐसे बिल्कुल गोल गोल घने घने ऐसे बादल दिखे तो उनको बोलते हैं कपासी बादल। ठीक है, यानी क्यूमुलस, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलस। तो कपासी गुंबद ऐसी वाली उसको क्या बोलेंगे, इसको लिख लोगे कपासी लावा गुंबद, कपासी लावा गुंबद। ये क्या हो गई, कपासी लावा गुंबद हो गई। और जब क्या ये देखो ना, ये क्रेटर बोलते हैं इसको, ज्वालामुखी है जैसे ये बना रखा है यहाँ पे, ज्वालामुखी होगी ऐसे गोल होगी ना, बीच में होल होगा, चारों तरफ से, कोने के चारों तरफ से होती है ना, बीच में से निकल रही होती है। जैसे हम तो सब ज्वालामुखी यहाँ साइड से दिख रहे हैं, अगर ज्वालामुखी कभी देखी ना ऐसे बिल्कुल बीच में गोल होगी, चारों तरफ से गोल होगी ऐसे करे तो लावा ऐसे से निकलता बनता है। तो अगर ऐसे करके एक गड्ढा बना हुआ है, ठीक है, यानी कि हम मान लो यहाँ ऊपर है और ऐसे गड्ढे हैं, ये ऐसे यहाँ से ढलान है ऐसे करके, ये समझे मैं कौन सी आकृति बताना चाह रहा हूँ, यानी कि ऐसे होगी गड्ढे में, यानी कि अगर हाँ हाँ ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखे तस्वीर सीधी सीधी दिख रही है तो ऐसे शंकु वंकु बनना है अलग बात है। लेकिन जब ऐसे थोड़ा गड्ढे नुमा, इसे क्रेटर बोलते हैं, गड्ढे नुमा आकृति होगी, ऐसे लावा निकल रहा होगा, तो जब ऐसी ये आकृति बनी होगी और इसमें से लावा निकल के तब गुंबद बना रहा है, ठीक है, तब इसको क्या बोलेंगे, थोलाइड भी बोलेंगे, थोलाइड लावा गुंबद, थोलाइड, इसको बोलेंगे थोलाइड लावा गुंबद। ये बात समझ में आई कि जब गुंबद नुमा संरचना लावा बनाएगा तो उसको तो लावा गुंबद बोलेंगे। और ये दो तरीके से होंगे, कपासी लावा गुंबद और थोलाइड लावा गुंबद। और ये क्या है, क्रेटर है, इसको क्या बोलेंगे, इसको गड्ढा जो बना हुआ है इसको क्रेटर बोल लो, इसको क्या बोलेंगे, क्रेटर। ठीक है, ये क्रेटर है, क्रेटर। तो जब क्रेटर के सारे छोटा गुंबद बन जाए, ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा, थोलाइड। समझ में आया। कपासी लावा गुंबद जब हम बादल पढ़ेंगे फिर से भी तो बादल को देखेंगे, इसके ऐसे कपासी बादल बनेंगे, कपासी लावा गुंबद और थोलाइड लावा गुंबद। अब ये हमारा समाप्त होता है, कौन सा ये हुआ, उत्थित वाला, यानी कि जो ऊपर उठ के लावा बन रहा है। अब गर्तनुमा जो गर्त में ही बनी है, तो अब गर्तनुमा में देखो वही क्रेटर की वाली बात आ गई, यानी कि जब ऐसे इसमें गर्त में, यानी कि जो क्रेटर है, गड्ढा है, इस क्रेटर में कोई आकृति बन रही है अलग अलग, तो उन आकृतियों को क्या बोलेंगे, गर्तनुमा ज्वालामुखी भू आकृतियाँ। तो जब ऐसे ज्वालामुखी ऐसे क्रेटर का निर्माण कर लेगा, मतलब गड्ढा बन जाएगा ऐसे करके, तो उसको क्या बोलेंगे, जो ये ऐसी आकृति जो बनी हुई है, ये ज्वालामुखी की गड्ढे वाली आकृति जो बनी होगी, है ना, सीधे सीधे यहाँ से लावा निकल रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे शंकु बनता चला है, बनता चला जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा होगा। लेकिन क्या, जब ऐसे करके लावा है और इसी में गड्ढा बनना, क्रेटर बना है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, नींद आ रही है, हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे, क्रेटर। ठीक है, क्रेटर। और बाकी जो क्रेटर बनाएगा तो इसको गर्तनुमा। तो क्रेटर, जब ये क्रेटर जो होगा, जब ये बड़ा हो जाएगा, मतलब अगर क्रेटर छोटा गड्ढा है तो उसको क्रेटर बोलेंगे, और जब बहुत बड़ा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, काल्डेरा। यानी कि बोलो ऐसे लिखो, इसमें गर्तनुमा के लिखो, छोटा गड्ढा क्रेटर, बड़ा गड्ढा काल्डेरा। क्रेटर में, क्रेटर लिखो, क्रेटर में क्या लिख लो, क्रेटर में लिखोगे ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर, ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर, क्रेटर कैसे बोले, मतलब क्रेटर कैसे बताओगे, ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर, ठीक है, ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर कीपाकार, कीप, जो कीप होती ना, जो वो मिट्टी उट्टी के तेल के, ये तो हो गया। अब हम यहाँ क्रेटर पढ़ रहे हैं तो इसी में वही क्रेटर, वही वाली बात है ये,
हम गर्तनामा में पढ़ रहे हैं, गर्तनामा में ये तो सब इसमें आपने जो इतनी जगह जी कालडेरा, कालडेरा का प्या का डंडा आदला डेरा, कालडेरा। अच्छा सुनो, अब क्रेटर की बारे, क्रेटर किसे बताओगे कि जब मतलब ज्वालामुखी छिद्र है यहाँ पर, उसके चारों ओर, ठीक है, कीपाकार, कीप होता है ना जैसे कैरोसिन ऑयल वगैरह, मिट्टी का तेल वगैरह उसमें कीप वो डाल के लिखते हैं, उसमें बिल्कुल वैसे बन जब कीपाकार गर्त क्रेटर कहलाता है, यानी ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर कीपाकार गर्त क्रेटर कहलाता है। ठीक है, क्रेटर समझ में आया। इसका विस्तार क्या होता है, मतलब चारों तरफ 1000 फीट के आसपास तक होता है, 1000 फीट। ठीक, इसका विस्तार 1000 फीट, यानी चारों तरफ ऊंचाई लंबाई गहराई ये सब करके 1000 फीट। इधर भी ऐसे में भी 1000 फीट होगा, गहराई में भी 1000 फीट तक हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। गहराई में जो ऊपर से देखोगे कि गहराई में भी 1000 फीट तक हो सकता है, चौड़ाई में भी 1000 फीट तक हो सकता है, ऐसे लंबाई चौड़ाई सब में 1000 फीट तक हो सकता है। ये चारों तरफ की बात कर रहे हैं, हाँ 1000 फीट। इसका विस्तार चारों ओर, मतलब चारों तरफ 1000 फीट तक हो सकता है। ये चारों तरफ मिला के बात हो रही है, ठीक है। अच्छा फिलहाल बाकी और लिख लो। जब क्रेटर, देखो क्रेटर की बात हो रही है, क्रेटर जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपने लिख लिया कालडेरा। अब क्रेटर और छोटा हो जाएगा, 100 फीट के आसपास हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेटर लेट। इसी में लिख लो, जब क्रेटर 100 फीट के आसपास होगा यानी कि वही खंडा, तो क्रेटर लेट, क्रेटर लेट ये लिखा, क्रेटर लेट। क्रेटर लेट किसे बोलेंगे, जब लगभग वो खड्डा होगा ना क्रेटर, जिसका भी जब 100 फीट के आसपास होगा तो उसे क्रेटर लेट बोलेंगे। क्रेटर लेट वो सबसे कोने में तो लिखा है। अच्छा ये समझो कि जब ये ऐसे इसमें लावा से निकला तो है कि ऐसे बना हुआ, ये शंकु बने, ऐसे शंकु बने हुए हैं। ठीक, अगर इसी में जो क्रेटर वाला जो ये बना हुआ है, ये तो क्या हो गया, बड़ा वाला हिस्सा क्या हो गया, ये तो क्रेटर हो गया। ठीक, और अगर थोड़ा छोटा बनेगा, 100 फीट के आसपास बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेटर लेट। और बड़ा हो जाएगा, 100,000 फीट के आसपास से बड़ा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, कालडेरा। अब क्या है, इसी में अगर मान लिया हमने, जैसे हमने पीछे पढ़ा था द्वितीयक नलिका, ये देखो द्वितीयक नलिका ये पढ़िए, अगर द्वितीयक नलिका के सहारे से ऐसे मतलब यहाँ से लावा ऐसे निकल जाए, द्वितीयक नलिका वो जम जाएगा, तो ऐसे लावा निकल जाए द्वितीयक नलिका के सहारे से यहाँ से, और यहाँ पे ऐसे क्रेटर बना है छोटा सा, ये लावा अपना वो निकल रहा है, वहाँ पर उन्हें गड्ढे के अंदर गड्ढा बना लिया है। ठीक, यहाँ से कहीं से निकल जाए, मान लो ऐसे होना है, समझ में आ रहा है, इस चीज़ समझ में आ रही है कैसे गड्ढे, अब गड्ढा बना हुआ होगा, उस गड्ढे में ये ऐसे करके बना है, ये बना अपने एक मेन लावा जो निकल रहा है यहाँ से, इसके कारण बन गया, धसा उसा हुआ इससे बना। और ये क्या, यहाँ से एक लावा निकला, इस गड्ढे में ही एक ऐसा गड्ढा बन गया, यानी कि ऐसे जाने के बावजूद ऐसे गड्ढा बन गया और ऐसे हो गया। ठीक है, यानी कि एक छोटा गड्ढा बन गया, यानी कि ऐसे गए और एक छोटा गड्ढा ये बन गया, और ऐसे जा रहे हैं एक छोटा गड्ढा और बन गया, तो पूरा अपने आप में बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये गड्ढा बन रहा है, ये इसके द्वितीयक नलिका के सहारे से इसने बना दिया, ये इसके सहारे से, और पूरा मेन ये मेन वाले के सहारे से बन गया। तो जो जब क्रेटर के ही अंदर छोटे छोटे क्रेटर बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उस संरचना को क्या बोलेंगे, घोंसलेदार क्रेटर। देख लो, यानी कि जब क्रेटर के ही अंदर, जब क्रेटर के अंदर अन्य छोटे छोटे क्रेटर, जब क्रेटर के अंदर अन्य छोटे छोटे क्रेटर, ब्रैकेट में लिख लेना, द्वितीयक नलिका के सहारे, जब क्रेटर के अंदर अन्य छोटे छोटे क्रेटर, ब्रैकेट में लिखो गया, द्वितीयक नलिका के सहारे बनेंगे ना, द्वितीयक नलिका के सहारे, जब क्रेटर के अंदर अन्य छोटे छोटे क्रेटर द्वितीयक नलिका के सहारे, ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है, जब क्रेटर के अंदर अन्य छोटे छोटे क्रेटर बनते हैं या निर्मित होते हैं तब इसे घोंसलेदार क्रेटर, नेस्टेड, NESTED, नेस्टेड क्रेटर को क्रेटर ही बोलते हैं, CRATER, नेस्टेड क्रेटर, तब इसे घोंसलेदार क्रेटर कहा जाता है या कहते हैं।
नेस्टेड, नेस्टेड, NESTED। ठीक है, ये बात देखो और समझ लो। काल्डेरा क्या हुआ, क्रेटर छोटा है, ठीक है, बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा काल्डेरा। अब काल्डेरा के अंदर एक काल्डेरा बन जाए, सोचो काल्डेरा समझ लो क्या है, काल्डेरा क्या है, ये चीज़ें देखो समझने वाली चीज़ थोड़ी सी। हाँ, काल्डेरा बड़ा है तो काल्डेरा के अंदर एक काल्डेरा बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे, घोंसलेदार काल्डेरा। मतलब अगर मैं ऐसे थोड़ा सा इसको मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट कर दूं और ज़्यादा सी, तो देखो ऐसे क्लियर करूं। जैसे ये एक क्रेटर बना, इसे क्रेटर बोला, ठीक। अब इस क्रेटर के अंदर, अगर इस क्रेटर के अंदर ऐसे करके यहाँ पर एक क्रेटर और बन गया, ठीक है, एक मान लिया द्वितीयक नलिका सारा ये बन गया, तो यहाँ समझो ये क्या है, क्रेटर, ठीक, कोई नहीं देख रहा ये क्या है, क्रेटर। और इस क्रेटर में इसको बोलेंगे क्रेटर, और इसमें क्या है, इस क्रेटर के अंदर ऐसे क्रेटर छोटे छोटे और बन गए, तो क्या हो गया, घोंसलेदार क्रेटर। अब ये क्रेटर मैंने क्या दिया, इसको बड़ा कर दो, इसे क्या हो जाएगा, काल्डेरा। अब ये काल्डेरा इतना बड़ा है, इस काल्डेरा के बड़े अंदर अभी हमने क्या करा, जो इसमें देखा इतना, इसमें छोटे छोटे बन रहे हैं, इसमें बड़े बड़े बना दो, ऐसे करके मान लो इतना बड़ा बना दिया, द्वितीयक नलिका के सारे इतना बड़ा बना दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, घोंसलेदार काल्डेरा, ये क्रेटर घोंसलेदार क्रेटर, और ये क्या हो गया, काल्डेरा घोंसलेदार। काल्डेरा के अंदर काल्डेरा है बहुत बड़ा, यानी कि ये काल्डेरा है, और काल्डेरा क्या होगा, जो क्रेटर से बड़ा होगा, तो यानी कि क्रेटर होगा इससे ही बड़ा है ये। और मान लो ये क्रेटर है और इतना और छोटा कर दिया, इसको क्या बोलेंगे बताओ, देखना पड़ेगा अब तो, क्रेटरलेट, छोटा क्रेटर, मतलब क्रेटर से आप जाने, क्रेटर से क्रेटरलेट, और ये काल्डेरा, काल्डेरा के अंदर काल्डेरा होगा तो उसे घोंसलेदार काल्डेरा बोलेंगे। और ये धसाव वगैरह होता है और उसमें विस्तारित होता है, तो इसलिए ऐसे फैलता चला जाता है। लावा विस्फोट हुआ, कहीं धस गई जमीन, तो ऐसे गड्ढा बनते जा रहे हैं, ये समझ में आ रहा। तो ये क्या हुआ, बहिर्वेदी हमने देखी, तो बहिर्वेदी बाहर जो बन रही संरचना, तो बहिर्वेदी में हमने पहले केंद्रीय नलिका पहला वाला देखा, तो उत्तित के अंदर ये सब देख लिया, और फिर हमने गर्तनुमा के अंदर ये देख लिया। अब क्या है, दूसरा वाला दरारी, ठीक, यानी दरारी, इसको क्या, दरारी पीछे कितना बार पढ़ चुके हैं, वही प्लेट हमने देखा ना, प्लेट इधर उधर जा रही है, बीच में दरार बन गई, तो उसमें से कौन सा लावा निकलेगा, ग्रेनाइट, एंडेजाइट, बेसाल्ट, कौन सा लावा निकलेगा, बेसाल्ट लावा। ये हमें जानेगा, वो उधर से प्लेट से निकल रही तो वहाँ से बेसाल्ट लावा निकल रहा है, तो बेसाल्ट लावा के सारे लावा पठार, लावा मैदान बनेंगे, पढ़ चुके पीछे हम ये, है ना। और जब महाद्वीप भाग में निकलेंगे ऐसा करके, तो उसे बोलेंगे क्या, लावा पठार, लावा मैदान बनेंगे। इसमें हमने कोलंबो वाला देखा था, कोलंबो स्नेक का USA में, वो भी इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना। और जब महासागरीय भाग में होंगे तो उसमें कटक का निर्माण होगा, और महासागर कभी बीच में हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, मध्य महासागरीय कटक। यहाँ लिखने का, यहाँ लिखा खाली महासागरीय कटक। अगर महासागरीय कटक कहीं महासागर बन गया, कटक बन गया तो कटक है, और बिल्कुल महासागर के बीच में जब बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, मध्य महासागरीय कटक, जिसका एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था, मध्य महासागर का, जो अटलांटिक महासागर है बिल्कुल बीचों बीच में बना हुआ है, तो उसको मध्य महासागरीय कटक बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, ये सब बनते हैं इसमें, जो दरारी ज्वालामुखी भूआकृतियाँ होती हैं। तो अब जैसे लावा पठार है यहाँ, दक्कन पठार, तो वो क्या है, ज्वालामुखी भूआकृति। ये कौन सी है ज्वालामुखी भूआकृति, अंतर्वेदी की बहिर्वेदी, जो दक्कन पठार है वो दक्कन पठार है हमारे यहाँ, तो ठीक है। लावा जैसे लावा वही बेसाल्ट निकला, तो अंतर्वेदी है कि बहिर्वेदी, बहिर्वेदी में भी कौन सी, केंद्रीय नलिका की दरारी, बहिर्वेदी तो है लेकिन बहिर्वेदी में केंद्रीय नलिका वाली है, दरारी है, अरे दरारी नहीं होगी, दरारी में तो पढ़ा है हमने लावा पठार, लिखा भी तो है। तो यानी दक्कन पठार पूछे तो अंतर्वेदी संरचना है, बहिर्वेदी तो कहोगे बहिर्वेदी। बहिर्वेदी में क्या केंद्रीय नलिका है कि दरारी, केंद्रीय नलिका के सारे से बन के आई वो संरचना क्या, ये दरारी, तो कहो दरारी से। और अगर कोई ऐसे पूछ ले केंद्रीय नलिका में, तो उत्तित और गर्तनुमा, तो उसमें समझ लेना उत्तित और गर्तनुमा क्या है। गर्तनुमा मतलब क्रेटर जब होगा, और उत्तित में तो कितनी सारी है, अम्लीय लावा शंकु, क्षारीय लावा शंकु, इसी को हवाईयन शंकु भी बोलते हैं, और दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, शील्ड शंकु भी बोलते हैं, या शील्ड ज्वालामुखी बोलते हैं। फिर सिंडर शंकु, इसमें राख आती है। फिर क्या है, परतदार या मिश्र शंकु है। फिर परजीवी या आश्रय शंकु है। फिर लावा प्लग है या लावा डॉट है। और ये फिर क्या, लावा गुंबद, इसमें दो टाइप देख लिए, कपासी लावा गुंबद और थोलाइड लावा गुंबद। फिर हमने गर्तनुमा में देख लिया क्रेटर, क्रेटर काल्डेरा, क्रेटरलेट, घोंसलेदार क्रेटर, घोंसलेदार काल्डेरा, ये सब देख लिया। अब क्या है, एक चीज़ और थोड़ा समझ लो जो थोड़ी सी ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया इसमें से भी, या फिर मान लो किसी से बात करते हुए या कोई एग्जाम में आर्टिकल वार्टिकल आ गया तो कहोगे ये क्या चीज़ है, ये तो हमने पढ़ी नहीं ज्वालामुखी से रिलेटेड। अब अगर ज्वालामुखी हमने देखा, ज्वालामुखी आकृतियाँ देखी, भू आकृतियाँ, तो उसके हमने प्रकार बांटे, यानी कि एक हमने देखा क्या, अंतर्वेदी,
एक देगा बहिर्वेदी। अब अगर मान लो ज्वालामुखी आकृतियाँ हम ऐसे बांट लें कि उनके साइज के हिसाब से, तो अब हमने जैसे क्या ज्वालामुखी ऐसे लिखा है, ज्वालामुखी भू आकृतियाँ, ठीक, ज्वालामुखी भू आकृति लिखा। अभी हमने अंतर्वेदी बहिर्वेदी बांटा था। अब हम साइज के हिसाब से बांट लें कि एक बड़ा बहुत बड़ा साइज है, ठीक है, यानी कि बड़ा साइज, और एक को सूक्ष्म मान लें। मतलब जब आकृतियाँ बड़ी बड़ी बन रही दिख रही हैं, खूब बड़ी बड़ी बहुत अच्छे से बन रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, बृहद, बड़ा या बृहद, ठीक है। तो बृहद ज्वालामुखी भू आकृतियाँ, यानी क्या हो जाएगी, ज्वालामुखी आकृति में क्या, बड़ा, बड़ी या फिर बृहद, बृहद ज्वालामुखी भू आकृतियाँ, ठीक। और क्या होंगे, सूक्ष्म या फिर गौड़ ज्वालामुखी भू आकृतियाँ। ये चीज़ समझ में आ रही है। यानी कि बड़ी या बृहद ज्वालामुखी भू आकृति में हमने देख लिया कि दो प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, ठीक। यानी कि ज्वालामुखी भू आकृति अगर मान लिया तो हमने कह दी उसको दो कैटेगरी बांट दिया, बड़ी, एक बड़ी बृहद होती, बड़ी या बृहद ज्वालामुखी भू आकृतियाँ, और एक क्या होंगे, सूक्ष्म या गौड़ ज्वालामुखी भू आकृतियाँ। अब जो बड़ी भू आकृतियाँ वो हम पढ़ चुके हैं सब, इसी को हमने ज्वालामुखी, वो अंतर्वेदी होंगी बहिर्वेदी होंगी। अंतर्वेदी होंगी असंगत सुसंगत, देख लिया। बहिर्वेदी में केंद्रीय नलिका दरारी, और केंद्रीय नलिका में भी हमने देखा उत्थित और गर्तनुमा, ऐसे देख लिया। तो ये देख लिया। अब जो छोटी ज्वालामुखी भू आकृति देख रहे हैं, इसमें लिखा गया सूक्ष्म गौड़ या फिर अन्य ज्वालामुखी भू आकृति, मतलब इतनी ज्वालामुखी भू आकृति पढ़ ली। तीन छोटी सी और है कि ये बहुत छोटी साइज में होती है, इस वजह से इसलिए हमने इसको अन्य भी लिख दिया, सूक्ष्म में भी लिख दिया, गौड़ लिख दिया, यानी कि माइक्रो, ठीक है, माइक्रो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ये बात समझ में आई रहेगा कि ज्वालामुखी भू आकृति बड़ी होंगी छोटी होंगी, बड़ी में हमने पढ़ चुके हैं, और ये हम पढ़ेंगे अब हम। तो ये तीन नाम क्या लिखे हैं सामने, गेसर और गर्म जल स्रोत और फिर धुआंरे। तो गेसर क्या होते हैं, इसमें से, हाँ क्या होते हैं, जब रुक रुक कर, ठीक है, जो जलवाष्प तो इसमें सब, जब छिद्र है ना, छिद्र या दरार के सारे क्या होगा, जलवाष्प तो सबसे ज़्यादा निकलेगी, ठीक है, लेकिन इसमें रुक रुक कर गर्म जल तथा गैसें, इसमें क्या लिख लोगे, रुक रुक कर गर्म जल तथा गैसें, रुक रुक कर गर्म जल और गैसें तथा गैसें, जब छिद्र के सहारे से, ठीक है, कुछ छिद्र होगा या ज्वालामुखी छिद्र या दरार होगी, तो रुक रुक कर गर्म जल तथा गैसें जब उद्गारित होंगी, ठीक है, होती हैं, तो वैसे क्या गेसर बोलेंगे, ठीक है, ठीक। अब इसमें एक लाइन इसमें और लिख लो कि ये ज्वालामुखी क्रिया के प्रारंभिक चरण से, मतलब इसका संबंध क्या लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखिए, ऐसे लिख लो, इसका संबंध गेसर, इसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया के प्रारंभिक चरण से माना जाता है। इसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया के प्रारंभिक चरण से माना जाता है, ठीक। जैसे देखो, मतलब जैसे इसके एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहो तो लिख लो, यूएसए के, यानी कि अमेरिका जो है ना, यूएसए जो है संयुक्त प्रारंभिक चरण ज्वालामुखी क्रिया के प्रारंभिक चरण से माना जाता है। यूएसए में क्या है ना, एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है येलो स्टोन, ठीक, समझ में आ रहा है। नेशनल पार्क समझते हो, पार्क होते हैं राष्ट्रीय पार्क, तो इसमें नेशनल पार्क है, यूएसए का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है येलो स्टोन। उसमें एक वहाँ पर क्या है, ओल्ड फेथफुल गेसर, मतलब क्या, वहाँ पर नेशनल पार्क में ऐसे वहाँ पर से रुक के गर्म जल निकल रहा है। अगर एक वीडियो कभी देखने डालना तो इसके एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ, यूएसए के येलो स्टोन नेशनल पार्क, नेशनल NATI नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गेसर, ओल्ड फेथफुल, इसमें इंक खत्म हो गई, गेसर GEYSER दिख रहा है, पता नहीं उसमें कैमरे में दिखेगा ये, ओल्ड फेथफुल, मैं बोल भी दे रहा हूँ फिलहाल, मतलब यूएसए के येलो स्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गेसर, मतलब वो पार्क है, उसमें देखो वहाँ से ना एक छिद्र है ज्वालामुखी से धरती पे ऐसे ही गर्म जल निकल रहा है, बहुत गर्म जल निकल रहा है ऐसे करके। मतलब ये बोला बोर्ड तो है नहीं, बोला बोर्ड होता तो मैं आपको दिखा देता कि आप एक वीडियो सर्च मार के देखना कि ऐसे गर्म जल निकल रहा है, रूर गर्म जल निकल रहा है, गैसें निकलती हैं, तो वहाँ पे लोग पार्क में घूमने आते हैं, देखते भी हैं इन्हें,
बहुत ऊंची ऊंची धारा उठती है, गर्म जल निकलता है जमीन में से अपने आप। तो ये ज्वालामुखी वाला छिद्र है वहाँ पे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल समझ में आया? चल अब दूसरे वाले में क्या लिखाओगे? हाँ, लगातार गर्म जल और गैसें बाहर आती हैं, ठीक है। हाँ, लगातार गर्म जल, लगातार गर्म जल और गैसें, लगातार गर्म जल और गैसें, ठीक है। दूसरी लाइन में क्या लिख लोगे? इसका संबंध क्या है? ज्वालामुखी प्रक्रिया से होना आवश्यक नहीं है। इसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होना आवश्यक नहीं है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ज्वालामुखी क्रिया के कारण भी निकल सकते हैं और नहीं भी निकल सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब क्या है, जो गर्म जल स्रोत है इसका संबंध ज्वालामुखी प्रक्रिया से होना आवश्यक नहीं है। इसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से या प्रक्रिया से होना आवश्यक नहीं है। ब्रैकेट में लिखना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं। अब ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या है? क्या है ज्वालामुखी प्रक्रिया? तो लिख तो रहे हम लोग, ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्रारंभिक चरण मान लिया, ज्वालामुखी प्रक्रिया से संबंध नहीं है। क्या पढ़ा था हमने ज्वालामुखी प्रक्रिया? भूलते जाओगे एक बार में। पिछली क्लास में देखा था, हमने देखा था कि ज्वालामुखी एक संरचना है जबकि ज्वालामुखीयता एक ज्वालामुखी प्रक्रिया है, ठीक है। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया है वो क्या है? ज्वालामुखीयता है। और ज्वालामुखीयता क्या है? ज्वालामुखीयता क्या है? बस बताओ बताओ। मतलब जो भूगर्भ के अंदर चट्टानों के खनिजों के पिघलने से मैग्मा का निर्माण होता है, यानी कि मैग्नीकरण होता है, फिर मैग्मा पृथक्करण होता है, द्रवीकरण होता है, और मैग्मा का आरोहण होता है, ऊपर लावा आता है, भूपृष्ठ पर लावा के ठंडा होता है, लावा ठंडा होकर चट्टानों में बदलता है, ठीक है। तो ये सब प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ज्वालामुखीयता। तो अब इसका कुछ जो सबसे प्रारंभिक चरण होगा, कोई प्रारंभिक चरण होगा कि पहला दूसरा तीसरा चरण होगा, तो ये प्रारंभिक चरण से संबंधित है ज्वालामुखी प्रक्रिया के। और इसका संबंध ज्वालामुखी प्रक्रिया से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और हमेशा होना आवश्यक नहीं है कि ये जो गर्म जल स्रोत जिसे बोलेंगे, जहाँ से गर्म जल लगातार गर्म जल निकले पड़ा है, तो ये नहीं कहेंगे कि यहाँ ज्वालामुखी की वजह से निकल रहा है, और हो भी सकता है। ये वाली बात चल रही है क्योंकि इस पर क्लियर नहीं हो रहा है। स्रोत बात समझ में आ रही है? ज्वालामुखी प्रक्रिया समझ में आ रही क्या है? भूलो नहीं एक बार में। अब धुआंरे एग्जाम्पल, जैसे मतलब ये उत्तरी अमेरिका वगैरह, भारत में पाए जाते हैं। ऐसे करके भारत में मणिकर्ण, राजगीर, पूगा घाटी, लद्दाख में पूगा घाटी है, भारत में लिख लो जाए, भारत में मणिकर्ण कौमा राजगीर कौमा पूगा घाटी आदि क्षेत्रों में राजगीर, हाँ गाँव पे बड़ी की मात्रा राजगीर। तो भारत में कहाँ है ऐसे करके मणिकर्ण ऐसे आदि क्षेत्रों में, और भी जगह है भारत में आदि क्षेत्रों में। पूगा घाटी, पूगा पापे ऊ की बड़ी ऊ की मात्रा गा, पूगा घाटी, पूगा वैली बोलते हैं लद्दाख में। भारत में बोल दिया था। अरे आदि क्षेत्रों में और सर्च मान लेना और लिख लेना, ठीक है। आदि लिख लो, आदि क्षेत्रों में गर्म जल होता है, मतलब जहाँ गर्म जल लगातार गर्म जल निकले पड़ा है। और मतलब ऐसे ही नहीं, अमेरिका में भी, यूरोप में भी, एशिया में भी, ठीक है। एशिया में और आदि जगह में पाई जाती है। भारत में मैंने लिख लिया आगे अमेरिका, एशिया और ऐसा मतलब नहीं, इसका मतलब कि भारत में ही और कहीं है ही नहीं है, ठीक है। और भी जगह है लेकिन भारत में, भारत स्पेसिफिक होकर पढ़ लें तो ये समझ लेना। इसमें क्या लगातार गर्म जल निकल रहा है, गैसें निकल रही हैं। अब धुआंरे समझो। बेछिद्रिया दरार, हाँ धुआंरे, बेछिद्रिया दरार जिनसे जलवाष्प तथा विभिन्न गैसें, बेछिद्र या दरार जिनसे जलवाष्प या गैसें, जलवाष्प या गैसें भूपृष्ठ पर आती हैं, धुआंरे कहलाते हैं। मतलब क्या, इसमें जलवाष्प आएगी, मतलब जल नहीं आएगा, ध्यान रखना। जलवाष्प और गैसें, जलवाष्प और गैसें आएंगी, भूपृष्ठ पर आएंगे, उसको क्या बोलेंगे? धुआंरे। और इसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम चरण से होता है, यह माना जाता है, ऐसे लिख लेना, माना जाता है। लिखा, इसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम चरण से माना जाता है। अभी हम क्लियर करेंगे चरण वर्ण ये सब क्या है।
अंतिम चरण, अंतिम मतलब लास्ट, लिखा। ऐसे यूएसए में लगभग अलास्का, यूएसए का अलास्का जो है वहाँ पर 10,000 दुहारों की घाटी है। यूएसए का अलास्का राज्य है, वहाँ पर 10,000 ऐसे समझ लेना बस, खाली ये जगह जगह है विश्व में, ठीक है। क्या इसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम चरण से होता है, ठीक, ये आ गया। दुहारे क्या उदाहरण में लिखना चाहोगे तो यूएसए के अलास्का में 10,000 लगभग 10,000 दुहारों की घाटी। मतलब ऐसा है कि एग्जाम्पल जगह जगह पाया, हमें तो मेन समझना क्या है ये। अब एग्जाम्पल सिर्फ यहाँ पर थोड़े बहुत जगह दुहारे हैं। अलास्का में 10,000 दुहारों की घाटी, धुआंरों मतलब ऐसे धुआं जगह जगह घाटी बनी हुई, उसमें ऐसे धुआं निकलता रह रहा, धुआं धुआं देखा ना कई बार किसी घाटी में ऐसे जो कई होते धुआं ही निकलता दिख रहा है, वीडियो देखे उनको जैसे। तो जल वाष्प है वो, मतलब जल वाष्प है, वाटर वेपर निकल रही है उसमें से, और क्या गैसें निकल रही हैं, पानी निकल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो निकल, हाँ पानी कहाँ लिखा है इसमें, लिखा है कहाँ, नहीं निकल रहा है, खाली जब धुआं इसका नाम ही निकले धुआंरे, जिसमें धुआं निकले। और जो पानी गर्म जल निकलना है वो लगभग 15 डिग्री से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होता है, ऐसे मान लो 15 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो गया, ज़्यादा हो गया 15 डिग्री भी, और 15 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड जो 44 हम लोग जलने लगते हैं, इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म भी पानी निकलता है, ठीक है। अरे वाह, तो इसे क्या बोलेंगे, गलनांग बोलेंगे क्वथनांग बोलेंगे, चलो अच्छा क्वथनांग फिर कैसे बोलते हैं, चलो पहले ये लिख लें। अब देखो जिन धुआरों में से, मतलब जिन जो धुआं निकलते हैं उसमें अगर बड़ी मात्रा में सल्फर की मात्रा निकले, इसमें लिख लो जिन धुआरों में से बड़ी मात्रा में सल्फर की प्राप्ति होती है उन्हें सल्फेट्रा या सल्फेटारा, नहीं सोल्फटारा बोलेंगे, हाँ। जिन धुआरों में से बड़ी मात्रा में सल्फर की प्राप्ति होती है उन्हें सल्फेट्रा या सोल्फटारा, सल्फेट्रा या सोल्फटारा, मतलब जिन धुआरों में से बड़ी मात्रा में सल्फर की प्राप्ति होती है उन्हें सल्फेट्रा या सोल्फटारा कहते हैं। मतलब सल्फेट्रा सोल्फटारा क्या हो गया, धुआरे के एग्जाम्पल हैं, उस धुआरे में सल्फर ज़्यादा मिल रहा है हमें वहाँ पर। तो और ये नोट करके लिख लेना एक चीज़ जो ज़रूरी है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में, नोट कर लेना, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में सल्फेट्रा नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये धुआरों की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसे लिख लेना, धुआरे लिख लेना वहाँ पे। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में धुआरे लिख लेना, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में धुआरे प्राप्त नहीं होते हैं। यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पूरा गया और अफ्रीका महाद्वीप, उनमें धुआरे नहीं मिलेंगे आपको, धुआरे और सब उत्तर अमेरिका ये सब है, एशिया यूरोप इन सब में मिलेंगे। ठीक, ये समझे, ये से अब देखो थोड़ी प्रक्रिया समझ लो, ये क्या है, जो प्रारंभिक चरण और ये आंतरिक चरण है, आंतरिक चरण क्या है समझ लो, है ना। अब जैसे हमने पीछे देखा था, कहाँ देखा था ये आप लोग बताना, पीछे हमने देखा था कि वो जल नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है गर्म होके, फिर वो हो जा रहा है, क्या देखा था, कहाँ देखा था कुछ, दो कंडीशन थी, हाँ एक में जल पहले नीचे जा रहा था, फिर जल ऊपर आ रहा था, और एक में मैग्मा जल को ऊपर फेंक दे रहा था, और वो पढ़ा था हमने, कहाँ पढ़ा था वो हमने, हाँ हाँ कहाँ पढ़ा था हमने, किस में पढ़ा था, देख के ना मतलब कुछ है, कूट भी बोलेंगे, सही कह रहे हैं आप, कूट तो फिर उसको शेड्यूल भी बोलेंगे, कुछ शेड्यूल ऐसा कुछ था ना, वही स्यूडो, सॉरी पंख ज्वालामुखी में पढ़ा था, पंख वाला कीचड़ वाला ज्वालामुखी में पढ़ रहे थे, हाँ छद्म,
पंख छद्म कूट, आपने सही बोला, कूट भी मैंने बोल दिया ना, कूट भी बोलेंगे। तो हमने पंख ज्वालामुखी जो पढ़ा था उसमें देखा था कि गर्म जल नीचे जा रहा है, ऐसे हो रहा है। अभी हमें जल की तो बात हो रही है यहाँ पर। अब क्या, जब क्या, अब ज्वालामुखी प्रक्रिया से संबंधित इसको नहीं मान रहे हैं, यानी कि ऐसा होता है कि जब जल ना ऐसे करके, एक है जल ऐसे भूमिगत जल, उसके ऊपर हमने देखा भूमिगत जल यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक, और नीचे से क्या हुआ, लावा मैग्मा आया, इसने जल को ऊपर उठा दिया। अब इसने जल को ऊपर उठा दिया था, तो हमने देखा था कि जो पंख ज्वालामुखी है, जो कीचड़ आ रही है, उसके लिए दो प्रक्रिया उन्होंने मानी। एक मानना है कि भैया नीचे खुद जा रहा है, और नीचे जब वो जा रहा है, मतलब नीचे गया कैसे होगा कि गड्ढे में दरार बन गई होगी, दरार के साथ नीचे चला गया भूमिगत जल। तो भूमिगत जल एक तो पहले अंडरग्राउंड है, उसमें भी दरार बन गई तो नीचे चला गया होगा। अब नीचे चला होगा तो नीचे ऐसी इस एरिया में गया जहाँ पे तापमान अधिक है, तो वहाँ से गर्म हुआ, भैया ऊपर उठा। जब ऊपर उठा तो संग में चट्टानों खाली जो पिघल सकते थे, घुल सकते थे, उनके संग में घोल के ऊपर लेके आए, तो गारे जैसी संरचना, कीचड़ जैसी संरचना बनी। तब निकल के जो आया भूपृष्ठ पर, तो उसको हमने बोल दिया पंख ज्वालामुखी। एक कोई कह रहा है नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे है कि जो भूमिगत जल तो ऐसे ही रुका हुआ है, ठीक है, नीचे से मैग्मा आ रहा है नीचे से, तो मैग्मा पहले संपर्क में आ रहा है इसके, तो फिर क्या है, जब संपर्क में आ रहा है तो ये गर्म जल होगा, भूमिगत जल ऊपर गर्म ऊपर उठेगा, इसका जो आयरन होगा, तो फिर जब जो कीचड़ जैसी जो खनिज लेके जाएगा, घोल के जाएगा, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, तब उन्होंने बोला तब पंख ज्वालामुखी बोलेंगे। तो इसमें क्या है कि जब जल नीचे जा रहा है, बल्कि पहले ये वाला समझो कि जब जल यहाँ से है और मैग्मा ऐसे आया, हिट कर गया, अब ये जल ये भूमिगत जल ऊपर यहीं से उठ गया, तो जब यहीं से उठ गया, ये क्या है ज्वालामुखी की, ज्वालामुखी में था हमने क्या पढ़ा, ज्वालामुखी में पढ़ा कि मैग्मीकरण होगा, पहले मैग्मा बनेगा, चट्टानों खनिज बनेंगे, मैग्मा ऊपर उठेगा, तो मैग्मा ऊपर उठा, ये ज्वालामुखी की प्रक्रिया में ही आ रहा है। तो ये मैग्मा ऊपर उठा, ज्वालामुखी की प्रक्रिया में आया, इसने जल को ऊपर भेजा, अब वो जल यहाँ से निकल गया, ठीक, गेसर के माध्यम से, ठीक। तो इसको बोल दिया हमने प्रारंभिक चरण, मतलब ये ज्वालामुखी की क्रिया से संबंधित है और इसको प्रारंभिक चरण से संबंधित है कि ज्वालामुखी की क्रिया में प्रारंभिक चरण यही तो है कि मैग्मा बनेगा, मैग्मा सबसे ऊपर उठेगा, उसके बाद में उठ रहा है मैग्मा, जम रहा है नीचे या नहीं जम रहा है, या बाहर आ रहा है, या कैसी आकृति बना रहा है, अम्लीय है, क्षारीय है, वो बात की बात है, लेकिन शुरुआत का चरण क्या है कि ऊपर उठना मैग्मा का। तो इसलिए तो ज्वालामुखी प्रक्रिया तो है ही है, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया है और उसके प्रारंभिक चरण से संबंधित मानेंगे गेसर को, समझ में आया। और इसमें गर्म जल निकल रहा है, हमने कहीं जल तो निकलेगा ही, और रुक रुक के कभी वो निकल रहा है और गैसें निकलेंगी, ये समझ में आया क्यों प्रारंभिक चरण से संबंधित क्या है। अब गर्म जल का स्रोत क्या है, इसमें ऐसे बताते हैं, इसमें लिखा था कि इसका संबंध होना आवश्यक नहीं है ज्वालामुखी प्रक्रिया से, और हो भी सकता नहीं हो सकता है, यानी कि ये दूसरी वाली कंडीशन है कि इसमें लोग बताते हैं कि जल नीचे जो यहाँ से, इसमें जो गर्म जल स्रोत है, ये जल, इसमें जल कैसे प्राप्त हो रहा है कि जल नीचे गया, पहले वही भूमिगत जल है और दरार के सहारे से नीचे गया, फिर एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहाँ पे तापमान अधिक है, वहाँ से गर्म होकर जब ऊपर उठा, तो जब गर्म ऊपर, तो ये क्या है, जब जल अपने आप नीचे जा रहा है, अब गर्म होकर नीचे ऊपर उठ रहा है, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया में तो हमने ये पढ़ा नहीं था, हमने ज्वालामुखी प्रक्रिया में देखा चट्टान खनिज पिघलेंगे, मैग्मा ऊपर जाएगा। तो इसलिए क्या है, अगर ये जो गर्म जल स्रोत में से जो लगातार गर्म जल मिल रहा है, अगर वो ऐसे मिल रहा है कि जल नीचे जा रहा है, मैग गर्म होकर ऊपर उठ रहा है, तो फिर ज्वालामुखी क्रिया संबंधित नहीं मानेंगे इसका संबंध। और अगर ऐसे ही ऊपर जो इसमें भी जो गर्म जल स्रोत में जहाँ जहाँ ये पाए जाते हैं और वो इस प्रक्रिया से मिल रहे हैं अगर, तो इसका संबंध मानेंगे। तो इसमें कन्फ्यूजन होती है, इसलिए इसको हो भी सकता है नहीं हो सकता, बात समझ में आ रहा है। और इसको तो पता ही है गेसर कैसे निकल रहा है, तो ये प्रारंभिक चरण होता है, तो प्रारंभिक चरण से संबंधित मानी जाती है, ठीक है। अब ये क्या है, धुआं, भाई अंत में सब कुछ निकल गया, सब कुछ जलवाष्प वगैरह सब गैस निकल गई, तो धुआं बचा, हल्के से थोड़ी गैस बची और बची, वो निकल रही, तो ये ज्वालामुखी प्रक्रिया तो है ही है। ज्वालामुखी प्रक्रिया तो समझ में आती क्या है, वही नीचे चट्टान खनिज पिघलना, सब ध्यान रखना, ज्वालामुखी था। तो ये अंतिम चरण क्या हो गया कि अंत में गई, बस सब कुछ निकल गया और फिर धुआं बचा, ऐसे करके जो बच रहा है ना सब कुछ निकल, जैसे गर्म होती है, गर्म के बाद धुआं चलता रहता है ना, कोई चीज़ आग जल जाए, आग जलने के बाद भी ठंडों के बाद धुआं निकलते रहता है, तो वो ऐसी स्थिति है कि सब लावा निकल गया है, अब गैस है, धुआं थोड़ी बहुत निकल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, धुआरे। और ये एंड में ही होता है, तो इसलिए अंतिम चरण आ गया, समझ में आया। प्रारंभिक, अंतिम और इसका बीच वाले समझ में आया, गर्म जल स्रोत, इन दोनों से तो गर्म जल निकल रहा है, अंतर क्या है इन दोनों में, इसमें भी गर्म जल निकल रहा है, इसमें भी गर्म जल और गैसें निकल रही है, अंतर क्या है, बस ये ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है ही है, और ये क्या है, ज्वालामुखी क्रिया से हो भी सकता है नहीं हो सकता है, यानी जिसका संबंध पक्का पता है तो उसको गेसर बोल देंगे, और जिसका संबंध नहीं है तो वो गर्म जल स्रोतों से नाम रख दिया, हॉट वाटर स्प्रिंग बोलते हैं इंग्लिश में, हॉट वाटर स्प्रिंग, ठीक। और गेसर की स्पेलिंग क्या लिखिए, लिखिए GEYSER, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको शायद बोलेंगे फेमरोल्स करके बोलेंगे, FEM, देखो इसकी स्पेलिंग लिखना जाओ, FEMEROLES, धुआरे की, FE फेमरोल्स से बोलते हैं इसको, और इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे भी अभी नहीं आ रहा, लेकिन स्पेलिंग लिख लो, मैं तो फेमरोल्स करके बताता हूँ, फेमरोल्स, ठीक है, FEMEROLES, और बाकी हॉट वाटर स्प्रिंग, और गेसर की स्पेलिंग में लिख दिए GEYSER, लिख दें यहाँ पे, वो GEYSER, गेसर और हॉट वाटर स्प्रिंग,
ठीक, अब बहुत तेज़ी से एक बार जल्दी जल्दी फटाफट देख लो कि हमने अगर मान लिया कि ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी देखा हमने, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी साइज के आधार पर क्या होगी, एक बृहद ज्वालामुखी भू आकृतियाँ होंगी और एक सूक्ष्म या गौड़ ज्वालामुखी भू आकृतियाँ होंगी। बृहद वाले में हमने क्या देखा था, देख लेना कि एक क्या होंगी, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अंतर्वेदी भी दो प्रकार की हो जाएंगी, सुसंगत और असंगत, और बहिर्वेदी दो प्रकार की, केंद्रीय नलिका और दरारी। फिर केंद्रीय नलिका भी दो प्रकार से निकलेगी, उत्थित और गर्दनुमा। ठीक है, अब हमने फिर क्या देखा था कि हमने अगर अंतर्वेदी को पकड़ लेंगे तो अंतर्वेदी वाली में सुसंगत और असंगत समझ में आ गया। सुसंगत क्या होगा, चट्टानी संस्तर के रूप में ही अगर लावा भर जा रहा है तो वो सुसंगत है, और चट्टान ऐसे हैं तो यहाँ लावा भर गया, या ऐसे हैं जैसे जैसे चट्टान है, तो चट्टान जब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होंगी तो उसमें लावा ऐसे बना तो वो फैकोलेथ बोल लिया। तो उसी के अंदर बैथोलेथ, लैपोलेथ, फैकोलेथ, डाइक, सीट और सील, ये सब संरचना बन रही है, ये अंतर्वेदी भू आकृतियाँ हो गई। ठीक है, और फिर हमने देखा था इसी में कि अंतर्वेदी के बाद कौन सी, बहिर्वेदी। ठीक, बहिर्वेदी में हमने देखा था कि केंद्रीय नलिका के सारे देखेंगे, जब बहिर्वेदी जो भूपृष्ठ पे लावा जब ठंडा होकर जमेगा तो बहिर्वेदी में देखा भूपृष्ठ पे जो बनेगा, तो बहिर्वेदी में हमने पहले केंद्रीय नलिका के सारे से जो बनना है, तो केंद्रीय नलिका के सारे में उत्थित जो बनना है तो हमने देखा अम्लीय लावा शंकु। तो अम्लीय लावा शंकु ये हो गया कि ढाल बनेगा, बिल्कुल ऊपर उठा हुआ होगा और गाढ़ा होगा ज़्यादा तो ढाल बन जाएगा, ढालनुमा आकृति होगी, इसको अम्लीय लावा शंकु बोलेंगे। और ये क्या है, क्षारीय लावा शंकु बिल्कुल फैल जाएगा बिल्कुल शील्ड की तरफ, तो इसको हवाई शंकु, ये हवाई द्वीप पे मिलते हैं इसलिए हवाई शंकु भी बोलेंगे, और शील्ड की तरफ दिखते हैं इसलिए शील्ड शंकु भी बोल रहे हैं। सिंडर क्या बोला, किसी में जब राख हमने देखा ना वॉल्केनिक ऐश भी मिलती है, तो जब हमें राख के ढेरे से मिल रहा है शंकु की तरह तो हमने सिंडर शंकु बोला। ये आकृति तो एक तरीके से, तो सिंडर शंकु। और परतदार या मिश्र शंकु किसे बोलेंगे, कभी राख मिल रही कभी लावा ऐसे तो परत बनना है शंकुओं का, तो इसे क्या बोलेंगे, परतदार या मिश्र शंकु बोलेंगे। जब ये परतदार या मिश्र शंकु, जब इसमें उद्गार होना समाप्त हो जाता है और लावा ठंडा होकर जम जाता है इसकी नलिका में, तब भी लावा नीचे से दूसरा जोर मारेगा, तो क्या है, इसको तो तोड़ना मुश्किल हो जाए लावा को ऊपर वाले को, तो कहीं से साइड से और निकल के तोड़ के द्वितीयक नलिका बना ली। एक तो मेन केंद्रीय नलिका है, द्वितीयक नलिका ही ऐसे बना ली, और फिर यहाँ पे ऐसे इधर को गिरेगा, इधर को लावा गिरेगा तो शंकु बनेगा यहाँ पर भी। तो ये जो शंकु बन रहे हैं इनको परजीवी या आश्रय शंकु, दूसरे शंकु पर निर्भर है तो इसको परजीवी शंकु बोलेंगे या फिर आश्रय शंकु बोलेंगे। और बाकी ये वाला मेन वाला जो मिश्र शंकु है ये, और इन दोनों को क्या बोलेंगे, आश्रय, ये वाला और ये वाला आश्रय शंकु हो गए। ठीक, और जब यही वाला मतलब ये मिश्र शंकु में क्या है कि ये थोड़ा इसमें उद्गार नहीं हो रहा है एक टाइम तक, बहुत लावा जमा हुआ है, तो ये साइड से हटने लगा, यहाँ से ऐसे ऐसे हटने लगा ऐसे करके, तो ये साइड से अपर्दित होने लगी यहाँ पे हवा पानी की जगह वजह से। तो ये जो ऐसे करके प्लग की जो संरचना करेंगे तो इसको लावा प्लग या लावा डॉट बोल लेंगे, जो ऐसी संरचना बनेगी, ऐसी भू आकृति बनेगी ज्वालामुखी के कारण। और फिर हमने देखा कि जब लावा क्या है कि बिल्कुल ऐसे फैल कर गुंबद की तरह बना लिया आकृति एक, तो इसको क्या बोलेंगे, लावा गुंबद बोलेंगे। ये दो प्रकार के बन जाएगा, जब बिल्कुल सतह पे ऐसे बन के गुंबद बन जाएगा तो इसको कपासी लावा गुंबद, ये कपासी बादल की तरह दिखता है इसलिए हमने इसको बोल दिया कपासी लावा गुंबद। और जब क्रेटर में छोटा सा गोभी के फूल की तरह गुंबद बन जाएगा तो उसको थोलाइड लावा गुंबद बोलेंगे। और फिर हमने ये सब देख लिया किसमें, उत्थित वाले में। अब हम गर्दनुमा वाले में समझ लेते हैं कि जब ज्वालामुखी ऐसे क्रेटर बना लिया, क्रेटर का लगभग 1000 फीट के आसपास की तो उसको क्रेटर बोलेंगे, और उससे कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कम होगा जब क्रेटर 1000 फीट से कम होगा तो क्या बोलेंगे, क्रेटरलेट, और बड़ा होगा तो कार्लडेरा। इतनी मतलब क्रेटरलेट, क्रेटर, कार्लडेरा। ठीक, हाँ, अब क्रेटर के अंदर छोटे छोटे क्रेटर बन जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, घोंसलेदार क्रेटर। कार्लडेरा के अंदर बड़े बड़े कार्लडेरा बन जाएंगे तो उसको घोंसलेदार कार्लडेरा। ये समझ में आया। और ये क्रेटर के अंदर क्रेटर कैसे बनेंगे, द्वितीयक नलिका के सारे से बनेंगे, मतलब इसके सारे तो एक क्रेटर बन ही गया ये वाला, तो ये क्रेटर कैसे बना होगा, द्वितीयक नलिका सारे से बना होगा। ये ध्यान रखना, जब द्वितीयक नलिका के सारे से दूसरे क्रेटर बन जाएंगे क्रेटर के अंदर तो उसे घोंसलेदार क्रेटर बोलेंगे। ये हमने देख लिया। फिर हमने बी वाला का निपटा लिया इसमें, मतलब बहिर्वेदी के अंदर केंद्रीय नलिका का ए उत्थित हो गया और बी हो गया। अब हम बहिर्वेदी के अंदर ये दरारी समझ लेते हैं। दरारी का बहुत देख चुके हैं, जब प्लेट इधर होंगे, अब सारी वाला माध्यम होगा तो दरार के माध्यम से निकल के आता तो बेसाल्टिक लावा निकल के आता है इसमें से। बेसाल्टिक लावा से लावा पटा रहे लावा, इसमें ध्यान लेना, यहाँ बेसाल्टिक लावा लिखना चाहो तो लिख लेना कि यहाँ पर बेसाल्टिक लावा। ठीक है, इसमें ये बेसाल्टिक लावा से ही बनते हैं, ये बार बार भूलना नहीं, पूरा लिख दूँ बेसाल्टिक लावा। तो बेसाल्टिक लावा से लावा पठार लावा मैदान बनेंगे, और महासागरी भागों में कटक बनते हैं, और बीच में बनेगा तो मध्य महासागरी कटक बनेंगे। ठीक, ये से स्थिति ऐसी हो गई। फिर हमने देखा था कि अब ये सब बृहद वाली आकृतियाँ देखी, अब छोटी छोटी आकृतियाँ में गेसर और गर्म जल स्रोत धुआरे, ये हमने पढ़ लिया। अभी तो सब चुके, इसको रिपीट करना दोबारा अच्छा नहीं है, लेकिन प्रारंभिक चरण और अंतिम चरण और इससे ये सब समझ में आ गया। ठीक, अब अगले वाले क्लास में देखेंगे ज्वालामुखी कहाँ इसमें वैश्विक वितरण क्या है, मतलब एक पूरा वर्ल्ड मैप है, ऐसे वर्ल्ड मैप है मान लो, कहाँ ज्वालामुखी है और उस पर एक बॉडी देखेंगे, CMB वगैरह सब कुछ समझेंगे। और फिर हम उसी क्लास में क्या देखेंगे, ज्वालामुखी से प्रभाव देखेंगे, सकारात्मक प्रभाव क्या है, ज्वालामुखी से फायदा क्या है और ज्वालामुखी से नुकसान क्या है। ठीक, फायदा भी तो है, कुछ ना कुछ फायदा है। जैसे हमने स्रोत पढ़े थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना,
तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मदद मिल रही ना, कि ज्वालामुखी से अंदर से कुछ चीज़ निकल रही, तो हमें आंतरिक संरचना में मदद मिल रही है, तो वो भी हम देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज इतना रखते हैं।